हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन और मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कास्टिंग चैप्टर को। और ये हो जाएगा आपका सेकंड लेक्चर कास्टिंग का। इससे पहले आपका इनिशियल लेक्चर आ चुका है, यानी कि फर्स्ट लेक्चर आ चुका है कास्टिंग में, जिसमें हम लोग बात किए थे कि कास्टिंग क्या होता है। यानी कि हम लोग देखे थे कि किस किस प्रोसेस से गुजरता है जिससे मुझे इनिशियल से फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इसके बारे में मैं डिस्कस किए करा था और बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया था कि कैसे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट मिलता है विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग। फिर हम लोग बात किए थे कि कास्टिंग के थ्रू हम लोग कैसे कैसे प्रोडक्ट को बनाते हैं, क्या मेरा फायदा होता है, यानी कि कौन कौन सा मेरा एडवांटेज देखने को मिलता है जब हम लोग कास्टिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या क्या मुझे डिसएडवांटेज भी मुझे मिलता है, कुछ लिमिटेशन मुझे मिलता है कास्टिंग के थ्रू। इसके बारे में डिस्कस किए थे। यानी कि आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, यानी कि फर्स्ट लेक्चर था, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि कास्टिंग क्या होता है। तो अगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे, और अगर फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग को आइडिया पता चल गया होगा कि कास्टिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, और कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं जो कि इंजीनियरिंग पर्पस में या फिर एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज किया जाता है। आज हम लोग उसको आगे लेके चलेंगे और समझेंगे कि जो पैटर्न होता था जो कि रेप्लिका की तरह यूज करते थे, वो हम लोग क्या होता है, कौन कौन सा मेटेरियल से पैटर्न को बनाया जाता है, उसमें हम लोग अलावेंस देते हैं तो वो अलावेंस क्या होता है, क्यों देते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मेरे बारे में जान लीजिए। माय नेम है उत्तम कुमार, एक्सपर्ट फॉर एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, स्टेट एजी एंड पीएसयू एग्जाम्स, mentored more than 20,000 students, 4 year plus online teaching experience, 2-time GATE qualified with all India rank 500, also SSC JEE and RRB JEE several time qualified, including in 2019 also UPSC भी qualified, UPSC भी मैं क्वालिफाई किया हूँ। नाउ बात आता है, ये सारे इंट्रोडक्शन एक कटिसी होता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आप लोग को कैसे समझाता हूँ वो ज़्यादा मायने रखता है। इंट्रोडक्शन कोई मायने नहीं रखता है, एक कटिसी है तो मैं इस चीज़ को पूरा करता हूँ। बट आप लोग से मैं कितना कनेक्ट कर पा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि कोई भी टीचर अच्छा बुरा नहीं होता, सभी टीचर अपना 100% देते हैं। बट मुझे जहां तक लगता है आज के टाइम पे जो टीचर होता है वो अपने फ्लो में ना पढ़ा के बच्चों को ज़्यादा समझे कि बच्चों को कैसे समझ में आता है। बिकॉज ऑनलाइन के टाइम पे क्या हो गया कि आप लोग मेरे सामने तो बैठे नहीं हो, तो आप लोग को क्या कन्फ्यूजन हो सकता है किसी चीज़ को, वो भी मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो मैं बेसिक से लेके चलता हूँ। मानते कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको बहुत समझ में आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ाई में हो सकता है कि वो ना पढ़ा हो। बात ये नहीं होता कि कोई भी बच्चा वीक नहीं होता, हर बच्चा तेज होता है, ये जान लीजिए। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिएगा कि यस, अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर आप बीटेक किए हो, डिप्लोमा किए हो, तो इट मीन्स आप जानते हो। कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप किए हो, ठीक है, इंजीनियरिंग अगर आप किए हो तो यू नो समथिंग, तभी ना आप यहाँ पे हो। तो अपने आप में कॉन्फिडेंट बनाए रखना। बट हाँ, बिलो कॉन्फिडेंट नहीं जाना चाहिए। बिलो कॉन्फिडेंट मीन्स क्या होता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे सब पता है। एक एवरेज में रहना चाहिए कि मुझे पता है, मैं कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो इट विल टेक टाइम, बट आपको समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ नहीं समझ क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज आप उसको पढ़े नहीं हो। इस ये नहीं कि आपको आता नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप हो बट आप पढ़े नहीं हो, इसलिए नहीं पता। कोई बच्चा अगर तेज हो, तेज क्यों? क्योंकि भाई उसको पढ़ चुका है। तो अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। तो मेरा टारगेट ये रहता है कि आप लोग को कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को कैसे इजी तरीके से समझाया जाए। और मेरा टारगेट रहता है कि आप लोग सामने नहीं हो तो मैं हर वो चीज़ को बताते चलूँ जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। भले उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता तो मैं करता हूँ। मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं बहुत सारा रिसर्च करता हूँ। एक एक चीज़ को बताने के लिए मैं बहुत सारा चीज़ प्रैक्टिकली लाता हूँ, फोटो लाता हूँ, ताकि आप लोग को बहुत आसानी तरीका समझाया जाए। ये मेरा टारगेट रहता है। एंड आई होप सो आप लोग को ये चीज़ अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ मुझे कहीं भी कमेंट करके, मैसेज करके ये चीज़ को बताइएगा, ताकि उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा है। राइट, चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। ये तो लेक्चर हो गया, आई होप सो आप लोग को बुरा ना लगा हो। खैर देखो क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट ये कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होता है कि 4 साल 5 साल पढ़ता है और बहुत सारे एग्जाम में बैठता है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाता। कुछ होता है कि भाई बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम पे वो बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है। हमको बहुत टाइम से, मैं हमेशा जब भी मैं कर रहा था तब से बहुत सारे एग्जाम को, स्टार्टिंग 10th से ही, जब मैं 10th एकेडमिक दिया था उस टाइम पे ही मैं उस टाइम पीरियड में जो भी एग्जाम होता था वो सभी एग्जाम को धीरे धीरे क्वालिफाई करके अब बढ़ते आया हूँ। तो मेरा टारगेट है कि अधिक से अधिक एग्जाम को क्वालिफाई करना। मैं सिर्फ टेक्निकल का पार्ट नहीं कर रहा हूँ, जैसे एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई हो गया, सीजीएल वगैरह। मैं नॉन टेक वाला पोर्सन भी, जैसे यूपीएससी में पूरी तरह से नॉन टेक वाला पार्ट था, उसको भी दिया हूँ, सीजीएल वगैरह दिया हूँ। कि मुझे पढ़ाना मेरा बचपन से आदत था, मैं बचपन से ही पढ़ाता था। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसको मैं पढ़ा चुका, यानी अपना बैचमेंट को मैं पढ़ाता था। एग्जाम टाइम पीरियड में सब आ जाते थे पढ़ाने के लिए, तो मुझे वो अच्छा लगता था, बिकॉज मैं बहुत सारा चीज़ को मैं इंजॉय करता हूँ पढ़ाई, इसलिए मैं पढ़ाना पसंद है मुझे।
इसीलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। मैं इस फील्ड में इसलिए आया कि इसमें करियर मुझे बनाना, मुझे ये पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है पढ़ाना। मैं किसी भी चीज़ को सोचता हूँ कि इसको कितना ईजी तरीका समझाया जाए, जो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को। अब सोचते हैं भाई किसी को बता दें तो उसके लिए कम आ जाएगा, उसको अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा काम है, तो इसीलिए मैं इसको इन्जॉय करता हूँ। तो इसीलिए क्या होता है कि मैं बहुत सारे एग्जाम जो भी मैं बैठा वो वन टाइम में ही क्वालिफाई कर दिया। किसी भी एग्जाम को मुझे अभी तक नहीं लगा है कि 2 टाइम देना पड़ा। मैं यूपीएससी वन टाइम दिया, उसी को क्वालिफाई किया। आरआरबी जी वन टाइम में क्वालिफाई, एसएससी जी वन टाइम में क्वालिफाई किया। इसके अलावा और भी स्टेट लेवल जेईई होता है, उसको भी मैंने दिया। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहेगा, सबको मैं वन टाइम में ही क्वालिफाई किया हूँ। गेट को भी वन टाइम ही क्वालिफाई किया, 2 बार। एक बार आया नंबर और अच्छा आया, फिर और अच्छा आया, तो ये वाला चीज़ है। फिर हम लोग उसको छोड़ के फिर दूसरा में चल जाते हैं, भाई अब देखते हैं ननटेक में ट्राई करते हैं, उसमें पढ़ते हैं, फिर उसमें मेहनत करते हैं, फिर उसको लाते हैं। जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, बहुत सारे बच्चों को डाउट लगता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, मज़ा नहीं आता, बट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि वो भी कहानी है ना, वो हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन आप रटो नहीं, आप अगर उसको फील करोगे, कहानी तरह से समझोगे, तो एक मूवी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा जो भी हिस्ट्री में हुआ है, कि कैसे अंग्रेज आया, कैसे बाबर अकबर ये सभी आया, क्या रीजन था, कोई यहाँ के बैठ गया, कैसे लड़ाई हुआ। मैं इसलिए लेक्चर दे रहा हूँ। मैं भी आप लोग को लग रहा होगा कि लेक्चर क्यों दे रहे, कभी कभी होता है कि आप लोग चीज़ को समझो कि कैसे कोई क्वालिफाई करता है। मेरा कहने का मतलब है कि स्मार्ट बनो आज के टाइम पे, कम पढ़ो और ज़्यादा सक्सेस लो। ज़्यादा ये नहीं कि भाई 24 घंटा पढ़े हुए हैं, लगे हुए हैं, 3-4 साल से निकल ही नहीं रहा। ट्राई करो। पहली बात तो ऐसे टीचर को या फिर ऐसे कंटेंट चुनो जो कि आप लोग को 100% देता है। यानी कि देखो, कभी कभी टीचर क्या होता है, मान लो आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको लेक्चर समझ नहीं आया, आप ठीक ठाक हो स्टूडेंट, बट आप लोग को लेक्चर नहीं समझ आया, तब बच्चा अभी अधिकतर करता क्या, उसको ये लगता है कि हम ही गधे हैं, हम ही को समझ नहीं आ रहा, टीचर तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता है। टीचर का काम है तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को अच्छी तरह समझाए। अगर आपको नहीं भी आता है ना, और आप बैठ गए कहीं और कोई अगर बता रहा, आपको समझ में आ गया, इट मीन्स वो आपके लिए सबसे बेस्ट टीचर है। जो आपको बिल्कुल नहीं आता फिर भी आप समझ गए, तो उसको आप पहले, उसके बाद बिलीव होना चाहिए टीचर में। अगर एक बार आप समझ गए कि ठीक है, तो आपको बिलीव जगना चाहिए। जहाँ से पढ़ रहे हो आप फेथ रखना चाहिए। पहले डिसाइड कर ले कि टीचर अच्छा नहीं है, तो आप कोई भी जी जान लगा दे देना टीचर, तो आपको लगेगा नहीं ये तो बढ़िया नहीं है। तो आप बिलीव रखो टीचर पर, मेहनत करते रहो, और जहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़ो और अच्छी तरह से पढ़ते रहो। फिर देखो कोई भी एग्जाम आपसे नहीं निकलता है। जो आप 4 साल में जो चीज़ होता तैयारी, जो 2 साल में होता, आप 6 महीना में, 1 साल में निकाल सकते हो एग्जाम, राइट। और मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग को वन टाइम पढ़ो, यहाँ से एक बार पढ़ो और एक बार में ही आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करो। चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप गेट निकालना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी अदर इंस्टीट्यूट में, IIT वगैरह में जाना चाहते हैं, कहीं भी एनीथिंग आप अगर करना चाहते हो, यू कैन डू इट। तो आपको बस मेहनत करना है और इंजॉय करना पढ़ाई को, राइट। चलिए, खैर आज का बहुत ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब मैं नहीं बोलूँगा, सॉरी। चलिए, खैर अभी हम लोग कास्टिंग का सेकंड पार्ट देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस किए थे उसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कास्टिंग क्या होता है, राइट। कास्टिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। और कास्टिंग के थ्रू हम लोग कैसे प्रोडक्ट को बनाए जाते हैं, क्या हम लोग प्रोसीजर अपनाते हैं जिससे मुझे इनिशियल यानी रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज सब आपको पता चल गया होगा। क्या करते थे आपको याद होगा, सबसे पहले हम लोग लेते थे कॉप एंड ड्रैग को लेते थे। ऊपर वाला पार्ट में होता था कॉप पार्ट, नीचे वाला होता था मेरा ड्रैग पार्ट, और बीच में हम लोग लेते थे पैटर्न को। पैटर्न क्या हो जाता है, एक रेप्लिका होता है। जिस तरह का मुझे प्रोडक्ट चाहिए उसी तरह का यहाँ पे रेप्लिका लेंगे पैटर्न को। मान लो हम लोग को गोला जैसा बनाना, गोल बनाना, कोई मुझे सॉलिड मतलब गोल मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो पैटर्न यहाँ पे हम लोग गोल यूज करेंगे। कोई अगर कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, कुछ इस तरह का हम लोग पैटर्न यूज करेंगे। फिर बात कहते हैं भाई पैटर्न क्या था, रेप्लिका था, मतलब फाइनल प्रोडक्ट मुझे इस तरह का ही प्रोडक्ट बनाना, लोहा का इस तरह का बनाना, फिर लोहा का बॉल बनाना है, तो हम लोग पैटर्न भी जो यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, इस तरह गोल यूज करेंगे। मतलब ये मेरा कॉप एंड ड्रैग हो गया, कॉप एंड ड्रैग हो गया, और गोला भी हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे इस तरह गोल यूज करेंगे। और ये बीच में हो जाता था, इसको बोलते हैं हम लोग पार्टिंग लाइन। बीच में क्या हो जाता है मेरा, पार्टिंग लाइन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पैटर्न बोला, ये जो पैटर्न है आपका पैटर्न, ये भी आपका पैटर्न है, पैटर्न है। पैटर्न हम लोग बात करते हैं, पैटर्न मेरा अगर पार्टिंग लाइन में हमें सर बीच में हम लोग क्यों लग रहे हैं, मैंने कहा था अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो हम लोग पार्टिंग लाइन के बीच में रखें, मतलब एक साइड ऊपर एक साइड नीचे रखते हैं, ताकि जैसे कि मैं आपको फिगर एक दिखा रहा हूं, यहां से आपको आइडिया चल जाएगा। यहां पे आप देख रहे हो इस वाले फिगर को देखो, यहां देखो ऊपर वाला पार्ट मेरा कोप पार्ट में एक पार्ट है, दूसरे पार्ट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता ना, तो उसको हम लोग पार्टिंग लाइन के ऊपर रखते हैं, एक पार्ट को, उसी पार्ट को जो भी मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसका 2 भाग में रखते हैं, कोप वाले पार्ट में, ड्रैग वाले पार्ट में, ताकि इजी तरीके से यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मिल पाए। कब, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स लेते हैं तब। लेकिन इन जनरल अगर मुझे नॉर्मल कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस केस में हम लोग ड्रैग पार्ट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे हम लोग, ड्रैग पार्ट में रखेंगे, मतलब नीचे वाले पार्ट में हम लोग रखेंगे, यहाँ पे
जैसे हम लोग मान लो रेक्टेंगल कोई चीज बनाना है तो ड्रैग पार्ट में रखेंगे पार्टिंग लाइन से सटते हुए, इसमें भी पार्टिंग लाइन सटना चाहिए, भी पार्टिंग लाइन सटना चाहिए, लेकिन ये बीच में रखेंगे, पार्टिंग लाइन के ऊपर भी चल जाएगा नीचे भी आएगा। कॉम्प्लेक्स टाइम पे उस टाइम पे हम लोग पैटर्न जो बनाएंगे। और अगर नॉर्मली बना रहे हैं तो पार्टिंग लाइन के नीचे मेरा पैटर्न होता है, पार्टिंग लाइन के नीचे मेरा पैटर्न होता है। ऊपर में क्या होता है, ये कोप का क्या पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट का कोप का पार्ट है मेरा, मोल्टेन मेटल को यहां से पोर किया जाता है। क्या किया जाता है, मोल्टेन मेटल। अब देखो पहले पैटर्न समझ गए, अच्छा अब आ जाता है पैटर्न किसका किसका होता है, मेरा वुड का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, वैक्स का हो सकता है, और मेरा मेटल का हो सकता है, एलॉय का हो सकता है, किसी का भी हम लोग पैटर्न यूज करेंगे। समझ आया। देखो क्या करेंगे हम लोग भाई, कोप लिए, ड्रैग लिए, और ये मेरा खाली खाली होता है, ये समझो ना एक बक्सा जैसा होता है, एकदम खाली मेरा रहेगा, इस तरह से एकदम मेरा खाली रहेगा। कोप वाला पार्ट समझो ऐसे खाली रहेगा, और ड्रैग वाला ऊपर भी पार्ट रहेगा ना, पूरी तरह से मेरा खाली रहेगा, कुछ भी यहां नहीं है। तो करते क्या हम लोग, सबसे पहले यहां हम लोग पार्टिंग लाइन एक दे लेते हैं, और यहां पे बीच में हम लोग एक गोला जैसा दे दिए, या फिर समझो पहले हम लोग यहाँ पे सैंड भर दिए। क्या कर दिए, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम लोग सैंड भर दिए, ऐसे करके सैंड भर दिए, रेत रेत डाल दिए। अगर सैंड कास्टिंग कर रहे, लेट समझ लो सैंड कास्टिंग के बाद सैंड हम लोग डाल दिए, और सैंड डालने के बाद हम लोग पैटर्न रख देंगे, जो भी जिस तरह का मुझे प्रोडक्ट बनाना है उस तरह हम लोग, मतलब रेक्टेंगल बनाना है तो पहले यहाँ पे सैंड डाल के और यहाँ पे रेक्टेंगल जैसा रख दिए पैटर्न को। रेक्टेंगल मान लो रेक्टेंगल बना रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं, तो इस वाले फिगर को देखो, थर्ड वाले फिगर को सबसे पहले यहाँ पे सैंड डाल दिए, सैंड डाल के हम लोग रेमिंग कर दिए, सैंड डाल के रैम कर दिए ताकि वो मेरा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में आगे थोड़ा सा चिपक गया। ठीक है, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे पैटर्न का, मतलब इसमें लकड़ी, या तो पैटर्न के तौर पे लकड़ी यूज करो, प्लास्टिक यूज करो, वैक्स यूज, कुछ भी, मान लो हम लोग लकड़ी यूज कर लेंगे, लकड़ी यूज करें, पैटर्न यहाँ पे रख दिए, पैटर्न हम लोग रख दिए और यहाँ पे सैंड डाल दिए। अब इसको हम लोग घुमा देते हैं, पहले तो हम लोग इस तरह करके देते हैं, पहले जो पैटर्न रहता है पैटर्न के हम लोग ऊपर रखते हैं ऐसे करके, और ये मेरा ड्रैग वाला पार्ट होता है, ड्रैग वाला पार्ट, और फिर इसको हम लोग पलाट देते हैं। जैसे पलाटते हैं तो ऐसे कुछ आ जाएगा, ऊपर पार्ट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये आ गया ऊपर वाला कोप वाला पार्ट। तो अब कोप वाला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग होल कर देंगे, यहाँ भी हम लोग सैंड डाल देंगे, ऊपर में भी सैंड डाल देंगे, और इसको भी रेमिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ से होल करेंगे, और होल के थ्रू एक बनाएंगे स्प्रू, स्प्रू से रनर से होते हुए, ये रनर कहलाता है जहाँ से मेरा रन करता है मोल्टेन मेटल, और जहाँ से हम लोग डालते हैं कहलाता है मेरा स्प्रू। तो स्प्रू से होते हुए मेरा मोल्टेन मेटल को पोर किया जाता है, डाला जाता है। जो भी हम लोग बनाएंगे, मान लो आयरन का बनाते हैं तो आयरन का यहाँ पे मोल्टेन मेटल करके गर्म करके एकदम पिघला देते हैं पानी के फॉर्म में, और डालते हैं, पोर करते हैं, ये मेरा केविटी तक आता है। और यहाँ रहता है मेरा राइजर। क्या काम करता है, राइजर। राइजर मेरा काम करता है एज ए रिजर्वेयर की तरह, मोल्टेन मेटल का रिजर्वेयर की तरह, यहाँ हम लोग डालते हैं और ये रिजर्वेयर की तरफ चल जाता है। ये सब जो है आपका मोल्टेन मेटल इन करता है, यहाँ से मेरा इन करते हुए जाता है मेरा मोल्टेन केविटी में जाता है, और केविटी के बाद राइजर में जाता है। सबसे लास्ट में मेरा राइजर सोलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि अगर मेरा श्रिंक करता है तो मेरा राइजर जो है उसको कंपनसेट करेगा। समझ आ रहा कि नहीं, इसमें भी बात करेंगे हम लोग बहुत डिटेल में, ये चीजें बात करेंगे। अच्छा, पैटर्न को कब हटाएं सर, पैटर्न तो लकड़ी था, क्या लकड़ी को हटाएंगे? नहीं हटाएंगे। जब ये पूरी तरह से हम लोग मान लो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ड्रैग वाला पार्ट लिए, यहाँ पे पैटर्न रख दिए, और ऊपर में भी रख दिए हम लोग कोप वाले पार्ट को। उसका कोप वाले पार्ट को हटा के ड्रैग को हटा सकते हैं, मतलब सॉरी पैटर्न को हटा देंगे। पैटर्न को जैसे हटाएंगे यहाँ पे खाली हो गया, फिर हम लोग मोल्टेन मेटल को डालते हैं। इन केस अगर मेरा एक्सपेंडेबल पैटर्न रहा, जैसे एक्सपेंडेबल पैटर्न मतलब एक ही बार यूज करना है, जैसे प्लास्टिक हो गया फिर वैक्स हो गया। भाई प्लास्टिक और वैक्स ऐसा है कि जैसे हम लोग हीट देंगे तो ऑटोमेटिक वो पिघल के बाहर आ जाएगा। फिर अगर प्लास्टिक रहेगा जैसे थर्मोकोल पीवीसी तो जल ही जाएगा, वो तो पूरी तरह से मेल्ट कर जाएगा। उस केस में हम लोग यहाँ पे पैटर्न को बाहर ही नहीं करेंगे, वो रहने देंगे। जैसे मोल्टेन मेटल पोर करेंगे ना तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो पिघल को ऑटोमेटिक यहाँ केविटी हो जाएगा, और केविटी में खाली हो गया, तो मोल्टेन मेटल भर जाएगा, और भरने के बाद यहाँ पे सूख जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसके बाद कोप वाले पार्ट को तोड़ के हटा देंगे सैंड के थ्रू, सैंड है ना तो तोड़ के हटा देंगे। तोड़ के हटाने के बाद मुझे ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा, और इस प्रोडक्ट को हम लोग फिनिशिंग वगैरह करेंगे, फिनिशिंग के बाद मुझे मिल गया कास्ट। ये मेरा तरीका था, ये हम लोग पढ़े थे फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे भाई चूंकि इसमें हम लोग यूनिफॉर्म मेरा कूलिंग नहीं होता, इसके लिए अलग अलग ग्रेन्स मिलता है। साइड वाला पार्ट में मेरा कूलिंग रेट ज़्यादा होता है तो आपका छोटा ग्रेन मिलता है, बीच में जैसे जाएंगे मेरा कोर्स ग्रेन मिलते जाता है, जिसके चलते सरफेस फिनिश मुझे अच्छा नहीं मिल पाता है। और सरफेस फिनिश को अच्छा करने के लिए, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए, ताकि अब देखो कहीं पर मेरा जो है ग्रेन्स मेरा एकदम छोटा छोटा है बाहर में, क्योंकि यहाँ पे एयर के संपर्क में है ना, हवा के संपर्क में है, तो जल्दी ठंडा करेगा। तो एकदम जैसे ठंडा करेगा तो मेरा ग्रेन्स जो है वो में छोटा होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। तो ये मेरा डेंसिटी को फाइन ग्रेन मिलेगा कहाँ, साइड में। बीच जाएंगे तो वहाँ पे कोर्स ग्रेन मिलते जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर मेरा डिफरेंट रहेगा, जिसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी पाने के लिए, यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी पाने के लिए हम लोग करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। जैसे हम लोग बात किए थे एनीलिंग का और नॉर्मलाइजिंग का, दोनों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म हम लोग प्रॉपर्टी पा लेते हैं। मतलब आपको इसमें हम लोग पता है कि एनीलिंग में
एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर या फिर रिक्रिस्टलाइज टेम्परेचर में ही गर्म करते हैं इस कास्ट प्रोडक्ट को जो मुझे फाइनल मिला, और गर्म करने के बाद फर्नेस में ही ठंडा करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं 2-3 दिन तक। उससे क्या होता है, मेरा ग्रेन बनना, न्यू मेरा ग्रेन बनता है, क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे मेरा ग्रेन मेरा रिफॉर्म होता है, नया बनना स्टार्ट करता है। तो नया बनना स्टार्ट होता है, सब एकदम यूनिफॉर्म में आ जाता है, छोटा बड़ा कोई नहीं रहता है, तो प्रॉपर्टी थोड़ा इनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर हम लोग यूज करते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, ये सभी चीजों के बारे में डिस्कस हम लोग किए थे। जैसे रोड का रोलर होता है, इससे बनाया जाता है। इसके अलावा जो आपका हाउसिंग हो जाता है, टरबाइन हाउसिंग, उसको बनाया जाता है। सभी जगहों में हम लोग यूज देखे थे। तो हम लोग इसमें बात किए थे पैटर्न का। तो आज हम लोग बात करेंगे पैटर्न के बारे में, और पैटर्न में जो अलाउंस देते हैं उसके बारे में काफी डिटेल से बात करेंगे। देखो, मैं जो भी लेक्चर बताऊंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहेगा, और अभी जो चल रहा है ना आपके लिए भी आई है, मैं एक नहीं बोलूंगा, ये आपका भी आई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है इस सभी लेक्चर को। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाई पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन लिखा दूंगा मैं लास्ट में, मैं पहले आपको समझाऊंगा। तो अभी हम लोग समझ गए होंगे पैटर्न के बारे में। पैटर्न एक रेप्लिका की तरह होता है, जिस तरह कार्ड्स चाहिए उसी तरह लेते हैं, फिर इसको बाहर कर देते हैं, वो खाली जगह बन जाता है, और खाली जगह बनने के बाद उसमें हम लोग मोल्टेड मेटल डाल के सॉलिडिफाई करके मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये चीज था। तो चलो अब हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा पैटर्न के बारे में। इतना जाने तो क्या होता है मेरा पैटर्न सर, तो बात करेंगे पैटर्न। तो पैटर्न क्या होता है, एक मेरा रेप्लिका होता है। तो लिखेंगे हम लोग इट इज रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मेरा रेप्लिका होता है, रेप्लिका मतलब फोटोकॉपी जैसा, उसी के जैसा रहेगा। ठीक है, आप समझो ना, इसको कैसे समझोगे, मान लो इस तरह का गोल है। आप लोग कभी एक चीज गए होंगे, रेत जो आप समुद्र के बीच में गए होंगे, तो वहां पे देखना क्या किया जाता है ना, आप पैर घुसा दो, और पैर घुसा के वहां पे हम लोग बालू डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह पैर अंदर डाल के, और हम लोग यहाँ पे रेत डाल दिए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पैर को बाहर जैसे करते हैं तो वहां पे घर जैसा बन जाता है। वही सेम किया जाता है, सेम हम लोग यहाँ पे कास्टिंग में करते हैं। ये आपका जो पैर है ना, वो पैटर्न की तरह यहाँ पे काम किया, यानी लकड़ी ना डाल के, वैक्स ना डाल के अपना पैर घुसाओ और रेत यहाँ पे डाल दो, और उसके बाद धीरे धीरे आप पैर को निकालो, तो वहाँ पे हॉल क्रिएट हो जाएगा। अब उसी में अगर मोल्टेन मेटल डाल देंगे और फिर वो सूख जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो फिर उस रेत को हटा लो और वहां से मुझे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, एकदम सेम चीज। तो वो जो आपका पैर है ना, वो पैटर्न की तरह काम किया। तो वो पैटर्न हम लोग लकड़ी का यूज करते हैं, मेटल का यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना। तो रेप्लिका हुआ, यानी कि आप देखो जिस तरह का आपका पैर था उसी तरह का मुझे कास्ट प्रोडक्ट मिला, तो सेम चीज है। चलिए अब हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं ना, और साथ साथ में भी आप लोग लिख सकते हो पैटर्न, मतलब जो भी मैं लिखाऊंगा ट्राई करना कि पीपीटी आपको मिलेगा, बट आप लोग खुद से नोट्स बनाना। मैं आप ही लोग के लिए यहाँ पर अब लिखना स्टार्ट कर रहा था, नहीं आपको लिख के चलूंगा ताकि आप लोग उस टाइम पे लिखो। बहुत सारे चीज को मैं बोलूंगा तो वो आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कि नोट्स में बहुत सारी चीज तो नहीं लिखा पाऊंगा, कि बहुत ज्यादा टाइम टेकन लग जाएगा, और बहुत ज्यादा आपको लिखा भी दूंगा तो होच पोच हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट रहता है उस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। तो लिखेंगे पैटर्न इट इज ए रेप्लिका ऑफ ऑब्जेक्ट विथ सम मॉडिफिकेशन, विथ सम मॉडिफिकेशन क्या देंगे, जैसे अलाउंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कोर प्रिंट वगैरह लगाते हैं, ताकि मेरा कास्ट जो प्रोडक्ट है वो मेरा हिले ना, उससे मुझे प्रोडक्ट मुझे खराब ना मिले, पकड़ने के लिए कोर प्रिंट होता है, इस तरह का रहता है। ये मान लो अंदर में मेरा प्रोडक्ट मिला, तो ऊपर में नीचे से हम लोग कोर लगा देते हैं, ये मेरा कोर होता है, कोर प्रिंट होता है पकड़ने के लिए। ठीक है, और बाकी मॉडिफिकेशन में हम लोग देते हैं, अलाउंस तो देते ही देते हैं, वो हम लोग बात करेंगे अभी बहुत अच्छी तरह से। विथ सम मॉडिफिकेशन, और ये जो मॉडिफिकेशन है, दी मॉडिफिकेशन आर इन फॉर्म ऑफ अलाउंसेस एंड कोर प्रिंट। इसको हम लोग कोर प्रिंट और अलाउंस के तौर पे हम लोग मॉडिफिकेशन देते हैं पैटर्न पे। अब बात आता है कि सर ये पैटर्न जो होता है वो किससे हम लोग बनाते हैं, तो अभी हम लोग जस्ट बात किए थे, तो यहां लिखो आप पैटर्न आर, या फिर पैटर्न मटेरियल डायरेक्ट लिखो, पैटर्न मटेरियल आर, जैसे आपका वुड हो गया, लकड़ी हो गया, मेटल हो गया, सेरामिक यूज कर सकते हैं हम लोग, सेरामिक हो गया, या फिर हार्ड प्लास्टिक,
सॉफ्ट प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं, वैक्स का भी यूज करते हैं, एलॉय का भी यूज करते हैं। तो ये आपको सब लिखा दिया जो कि यूज किया जाता है एज ए पैटर्न मटेरियल, पैटर्न को बनाने के लिए जो जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, ओके। कुछ मेरा एक्सपेंडेबल होता है, यानी कि वन टाइम यूज होता है, जैसे आप देख लो वुड वन टाइम यूज करेंगे, वैक्स वन टाइम यूज करेंगे, प्लास्टिक पीवीसी इसमें आ जाता है, थर्माकोल आ जाता है, वन टाइम यूज करेंगे। कुछ होता है जैसे मेटल एलॉय को बनाएंगे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये समझ गए हम लोग। चलो अब हम लोग बात करते हैं अलावेंस देते हैं। देखो यहां पे जो हम लोग बात किए ना, आपका यहां जो हम लोग बात की मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ अलावेंस। अब ये अलावेंस हम लोग क्यों देते हैं सर? क्या सर हम लोग अलावेंस सिर्फ श्रिंकेज के चल देते हैं? अच्छा, श्रिंकेज क्यों होता है? डेंसिटी बढ़ता है जब हम लोग सोलिफाई करते हैं। मान लो ये मेरा था मोल्ड था, और यहां से हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर कर रहे हैं मेरा केविटी में। ये मेरा क्या है? केविटी है, और यहां से हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर कर रहे हैं, मोल्टेन मेटल पोर। ठीक है, या फिर पोरिंग कर रहे हैं, और ये मेरे यहाँ पे राइजर है, राइजर है। तो जब मोल्टेन मेटल को पोर किया जाता है केविटी में यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा कि जो मेटल है वो श्रिंक करता है, श्रिंक करता है क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी मेरा बढ़ता है। डेंसिटी बढ़ता है मतलब क्या है कि मान लो ये कि मेरा है यहाँ पे आपका 4 बॉल दिया गया है, इसके अंदर 4 बॉल, एक बॉक्स के अंदर मेरा 4 बॉल है, इसी सेम मेरा बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे 4 बॉल ना डाल के अब इसमें हम लोग 8 बॉल डाल दिए या फिर उससे ज़्यादा डाल दिए। अब बताओ यहाँ पे कौन ज़्यादा डेंस है? तो आप बोलोगे सर ये मेरा ज़्यादा डेंस है, ये मेरा मोर डेंस है, ये मेरा क्या है? मोर डेंस है, ये मेरा ज़्यादा डेंस है, और ये मेरा लेस डेंस है, लेस मेरा डेंस है, मतलब ज़्यादा भरा हुआ। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम पे एक फिक्स वॉल्यूम में कितना मास है, अगर ज़्यादा है उसी वॉल्यूम में, मतलब 1 केजी का जगह है उसमें पूरा ठोस दिए तो उसमें ज़्यादा डेंसिटी उसका बढ़ गया। अगर हम लोग बात करेंगे कि 1 केजी है लेकिन उसमें आधा केजी है, फिर उससे भी कम मेरा सामान है कोई चीज़, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा खाली है। तो डेंसिटी मतलब होता है ज़्यादा वो कितना घना है, कितना वो ज़्यादा घना है। तो जब हम लोग सोलिफाई करते हैं, ठंडा करते हैं ना, तो उसका डेंसिटी बढ़ने लगता है, तो ड्यू टू हाई डेंसिटी वो श्रिंक करने लगता है। वो क्या करने लगता? श्रिंक करने लगता है। तो श्रिंक करने लगता है तो उसका केविटी जो होता है, केविटी में देखो यहाँ पे मोल्टेन मेटल पूरा भर दिए, मोल्टेन मेटल पूरा भर दिए, लेकिन जब ये सोलिफाई हो जाता है, सोलिफाई के बाद क्या होता है कि आपको कहाँ तक मिलेगा? यहाँ तक मिलेगा, इतना ही मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप क्या देखोगे? चारों तरफ ऊपर नीचे भी होगा मेरा केविटी। एक सेकंड, कुछ इस तरह मेरा बनेगा, ठीक है, ये ऊपर नीचे। अब इसको मैं पूरा का पूरा फिल कर देता हूँ। ये मुझे मिल गया क्या? जो मेरा मेटल है। मेटल जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो मुझे इतना मिला। बट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? देखो यहाँ पे गैप रह गया। किधर गैप रह गया? यहाँ भी गैप रह गया, इधर भी गैप मेरा बच गया, इधर भी गैप बच गया, इधर भी गैप बच गया। क्या यहाँ पे मोल्टेन मेटल नहीं था? मोल्टेन मेटल पूरा में डाले थे, लेकिन ये श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया आपका मेटल। क्यों? क्योंकि डेंसिटी मेरा हाई हो गया। अब इसको कंपनसेट कैसे किया जाता है? कंपनसेट हम लोग करते हैं राइजर के थ्रू नहीं, इसको हम लोग करते हैं पैटर्न के थ्रू। पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा हम लोग बढ़ा दे देंगे। अब समझो कैसे, इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोग पैटर्न को बढ़ा देंगे? देखो, मुझे ये पता है कि मान लो मुझे एक प्रोडक्ट बना जो कि मेरा 10 mm का चाहिए। कितना मुझे चाहिए? 10 mm का पैटर्न मुझे चाहिए। तो हम लोग ये केविटी बनाए, ये मेरा केविटी है, ये केविटी बना, और केविटी में हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर कर दिए, हम लोग मोल्टेन मेटल डाल दिए। लेकिन जैसे मोल्टेन मेटल डाले, मेरा जो पूरा का पूरा डाल दिए, पूरा में डाल दिए, लेकिन पूरा में तो डाले, लेकिन हुआ क्या, मेरा श्रिंक करके इतना छोटा हो गया, श्रिंक करके ऐसा बन गया। यानी कि ये जो इसका जो यहाँ पे लेंथ है, ये मुझे मिला कितना? ओनली 8 mm का। लेकिन हमको चाहिए कितना था? हमको मांगता था 10 mm। नहीं बोलता था भाई हमको 10 mm मांगता है, हमको 10 mm चाहिए, तुम तो 8 कर दिया क्योंकि श्रिंक कर गया। तो वो इतना का ही पैसा देता, बोलता नहीं हम मेरा यूज नहीं, मान लो इस प्रोडक्ट को ही लगाना है, इतना ही चाहिए, अगर छोटा होगा तो मेरा सेट नहीं होगा, मेरा खाली रह जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे पता है कि 2 mm का श्रिंक कर रहा है, तो पहले से ही हम लोग जो पैटर्न देंगे ना, वो हम लोग 12 mm का देंगे। अब 10 ना देके हम लोग कितना बनाएंगे? 12 mm का। तो अब हम लोग जो पैटर्न बनाएंगे ना, हम लोग बनाएंगे 12 mm का। मतलब अब जो पैटर्न यहाँ पे दे रहे हैं, ये मेरा कहलाएगा 12 mm का, कहलाएगा नहीं, हम लोग देंगे 12 mm। क्यों 12 mm देंगे? मुझे पता है कि जैसे हम लोग मोल्टेन मेटल को यहाँ पोर करेंगे तो श्रिंक करके मेरा इतना छोटा हो जाएगा, और जब ये छोटा हो जाएगा, इसका जो लेंथ मुझे मिलेगा, अब मिलेगा मुझे 10 mm, और इतना ही मुझे चाहिए। तो देखो हम लोग को 10 मांगता था, 10 चाहिए था, 10 मेरा लेंथ चाहिए था, लेकिन हम लोग कितना यूज किए थे? 12। तो 2 हम लोग यहाँ पे क्या दिए? एक्स्ट्रा अलावेंस दिए।
लेकिन वो अलाउंस हम लोग इसलिए दी बिकॉज उसको पता है कि वो मेरा श्रिंक करके जाना ही जाना है। जैसे आप अगर मार्केट जाते हो, मान लो आप कॉलेज जाते हो, आप पापा से मांगो कि पापा मुझे 500 रुपीज़ चाहिए क्योंकि मुझे कोई फॉर्म भरना, कॉलेज का कोई फॉर्म भरना है, मुझे 500 रुपीज़ दो। लेकिन पापा से आप मांगते हो 700 रुपीज़। क्यों मांगते हो 700? या फिर पापा आपको देते हैं बिकॉज आपको पता है जाने आने का फेयर लगेगा, भाड़ा वगैरह लगेगा, कुछ आप नाश्ता करोगे, कुछ आप इधर उधर से मेरा खर्चा होगा, तो वो मुझे एक्स्ट्रा 200 चाहिए। वो एक तरह से अलावेंस हो गया। मेरा काम कितना आएगा? 500 ही आएगा। लेकिन 700 क्यों मिला? 700 इसलिए दिया गया क्योंकि वो बाकी चीज़ों में खर्च होता है, समझ आया। लेकिन आपको 700 दिया जाता ताकि मुझे पता है 700 देंगे तो 500 इसके पास बचेगा। अगर 500 देंगे तो जाने आने का कॉस्ट में फिर घट जाएगा, फिर आप फॉर्म कैसे भरोगे? सेम यहाँ पे वही किया जाता है कि मुझे पता है कि 12 mm अगर देंगे तो मेरा श्रिंक कर जाएगा तो 10 mm का, तो यहाँ पे अलावेंस दिए। और अलावेंस हम लोग कैसे दिए? बढ़ा के दिए। इसे कहा जाता है मेरा पॉजिटिव अलावेंस। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव अलावेंस कहा जाता है। तो मैं ये बोल रहा था कि क्या यहाँ पे अलावेंस सिर्फ श्रिंकेज के चलते होता है? नहीं, श्रिंकेज के चलते नहीं होता, अदर भी तरीका होता है, अदर भी अलावेंस होता है। तो क्या क्या हो जाता है? देखो, सरफेस फिनिश आप सुने थे कि कास्टिंग के थ्रू, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्योंकि मेरा अलग अलग मेरा ग्रेन मिलता है, कोई छोटा ग्रेन मिलता है, बाहर बाहर में फाइन ग्रेन, अंदर जाएंगे तो कोर्स ग्रेन मिलता है, तो जिसके चलते मेरा सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलता है। और जब मेरा सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलता है तो मेरा सरफेस जो रफ मिलता है, रफनेस मिलता है। और रफनेस अगर मिलेगा तो हम लोग उसको मशीनिंग करेंगे। मान लो इस तरह करके रफनेस मिला, उसके ऊपर में क्या है? रफनेस है, इस तरह करके रफ है, इधर भी रफ है, इधर भी रफ है, इधर भी रफ है। अब रफनेस है तो इसको भी तो हम लोग मशीनिंग करना पड़ेगा ना। हम लोग क्या करना पड़ेगा? मशीनिंग करना पड़ेगा। और मशीनिंग करके इसको हटा देंगे। इसको हटा दी, इधर से ये हटा दी, इधर से ये हटा दी, इधर से ये हटा दी, और हटाने के मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ भी जो ऊपर वाला पार्ट को कुछ छील के हटाए, नीचे भी छील के हटाए, या फिर कटिंग करके हटाए, या मशीनिंग करके हटाए, इधर भी हम लोग मशीनिंग किए, इधर भी मशीनिंग किया, फिर फिनिशिंग किए, तो उससे भी मेटल मेरा घटा। तो यहाँ पे मान लो मेरा यहाँ से यहाँ तक मेरा लेंथ कितना था? यहाँ तक लेंथ था मान लो 12 mm का, लेकिन जब हम लोग फिनिशिंग किए तो मात्र मेरा बचा 10 mm का लेंथ। तो यहाँ पे जो मेरा घटा, तो इस केस में भी हम लोग अलावेंस देते हैं कि मुझे पता है मशीनिंग करना है क्योंकि सरफेस फिनिश मेरा खराब मिलेगा, तो हम लोग पहले ही बड़ा करके देंगे। हम लोग बड़ा मिला, मान लेते हैं कि मुझे चाहिए था इस तरह का, इतना लेंथ का, ये जो आप देख रहे हो ये इतना लेंथ का मुझे चाहिए था प्रोडक्ट, और इतना थिकनेस का चाहिए था, इतना मुझे चाहिए था। लेकिन हम लोग बनाए कितना? इतना बनाए, इतना बनाए। देखो ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। क्यों भाई? क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा पैटर्न इतना बढ़ा दिए, ये मेरा पैटर्न है, व्हाइट कलर का मेरा पैटर्न है, ये पैटर्न लोग बढ़ा दिए क्योंकि इसमें मेरा रफनेस खराब रहेगा, जो सरफेस है वो फिनिश खराब रहेगा। तो इसको जब हम लोग फिनिशिंग करेंगे, मान लो ये सरफेस फिनिशिंग करेंगे, इसको इतना हटेगा, इधर से ये भी मेरा हटेगा, हट के ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। उसी तरह थिकनेस भी देखो, इसका थिकनेस आपको व्हाइट का थिकनेस ज़्यादा है, तो इसको भी हम लोग छीलेंगे, नीचे से छीलेंगे, ऊपर से छीलेंगे, तो यहाँ से भी छीलेंगे, यहाँ से भी छीलेंगे, या फिर हम लोग फिनिशिंग करेंगे तब मुझे ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो मतलब लेंथ भी घटा, थिकनेस भी घटा, हाइट भी घटा, तो मतलब वॉल्यूम, चारों तरफ वॉल्यूम मेरा रिडक्शन हुआ फिनिशिंग के थ्रू। तो हम लोग चारों तरफ इसमें हम लोग बढ़ा के थोड़ा देते हैं, अलावेंस देते हैं। तो आप समझे, सिर्फ मेरा श्रिंकेज के चलते नहीं होता है, इसके अलावे मेरा जो है फिनिशिंग करते हैं उसकी, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं श्रिंकेज अलावेंस, इसके बाद पढ़ेंगे मशीनिंग अलावेंस। सेकिंग अलावेंस भी होता है, मेटल को निकालने से पहले सेक किया जाता है, हिलाया जाता है, तो उसके भी अलावेंस को बड़ा करते हैं। डिस्टोर्शन हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस का लेते हैं हम लोग जब मेटल, तो एक सॉलिडिफाई जल्दी होगा, एक सॉलिडिफाई कम होगा, तो उससे मेरा डिस्टोर्ट कर जाता है, उसके लिए हम लोग थिकनेस लेते हैं, मतलब अलावेंस देते हैं। उसके अलावा आपका ड्रॉप अलावेंस भी होता है, ड्रॉप मतलब बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग टिल्ट देते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि जो अलावेंस देते हैं वो सिर्फ श्रिंकेज अलावेंस नहीं होता, बहुत तरह का अलावेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये अलावेंस क्यों दिया जाता है भाई? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, और डिफरेंट प्रॉपर्टी के चलते मेरा रफनेस वगैरह खराब होता है। तो सरफेस रफनेस खराब होता है तो उसके लिए अलावेंस मुझे बढ़ा देना पड़ेगा, ताकि बढ़ा देंगे तब ना छील छाल के हम लोग सही समय लाइन में, समझ आ रहा ना मेरी बात, वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मेटल मेरा कॉन्ट्रैक्ट करता, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट छोटा हो जाएगा, मुझे बड़ा चाहिए था तो पहले बड़ा बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मेरा जितना चाहिए उतना मुझे मिलेगा। ये सभी हम लोग प्रोसेस के थ्रू अलावेंस देते हैं। और बाकी आप देखें कोर प्रिंट इसको पकड़ने के लिए देते हैं। चलिए, तो ये सभी चीज को मैं यहाँ पे हटाता हूं, और अब हम लोग बात करेंगे कितना तरह का अलावेंस देते हैं उसके बारे में। आज का क्लास हम लोग बेसिकली अलावेंस में ही रहेगा। मैं आपको बस बताया, समझाया कि भाई हम लोग पैटर्न क्या होता है उसके बारे में। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं, और नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा मेरा अलावेंस होता है जो कि मेरा पैटर्न में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और सिर्फ मेरा अलावेंस पैटर्न ही कंपनसेट नहीं करता। अच्छा, एक चीज और सुनो, यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि भाई पैटर्न
पैटर्न में जो अलाउंस देते हैं, पैटर्न अलाउंस को कौन कंपनसेट करता है, मतलब पैटर्न के अलाउंस को यहाँ जो कंपनसेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं अलाउंसेस का। अलाउंसेस कितना तरह का अलाउंसेस होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्रिंकेज अलाउंस, और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि मेटल मेरा श्रिंक करता है बिस्मथ को छोड़ के, इसलिए उसको जीरो नेग्लिजिबल माना जाता है मेरा उसमें अलाउंस। बाकी समय पॉजिटिव अलाउंस, अधिकतर पॉजिटिव अलाउंस। और मैं आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा रहता है कास्ट आयरन से, ग्रे कास्ट आयरन से। बहुत किसी का ये मानना है कि वो मेरा नेगेटिव अलाउंस लेते हैं, बेटा आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा वो भी मेरा पॉजिटिव होता है। तो श्रिंकेज अलाउंस होता है, इसको हम लोग श्रिंकेज के अलावे कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। अलाउंस मैंने समझे ना, छूट जो मेरा घट जाता ना, वॉल्यूम मेरा घट जाता, श्रिंक कर जाता, उसके लिए हम लोग पहले बड़ा करके देते हैं। जैसे इतना मुझे लंबा चाहिए पेन, लेकिन ये छोटा होकर इतना हो जाएगा, तो इतना छोटा तो मुझे चाहिए ना, मुझे इतना बड़ा चाहिए, तो पहले से ही हम लोग पैटर्न इतना बड़ा बना देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इतना बड़ा हम लोग देंगे तो अपने ही श्रिंक करके इतना हो जाएगा। तो हम लोग अलाउंस इतना बड़ा दिए ना पहले, उसी को अलाउंस बोल रहे हैं। तो ये हो गया मेरा श्रिंक और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। सेकंड तरह का जो अलाउंस होता है दिस इज कॉल्ड मशीनिंग अलाउंस। मशीनिंग की विधि ये आपको समझ आया, क्योंकि मुझे पता है कि सरफेस रफनेस खराब मिलेगा तो मशीनिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग पहले से बड़ा करके देंगे ताकि मशीनिंग करने के बाद मेरा सही शेप साइज में आ जाए। तो मशीनिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं फिनिशिंग। तो या तो मशीनिंग बोलेगा कहीं या फिर बोलेगा फिनिशिंग, तो मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस हम लोग देते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर मेरा आ जाता है शेकिंग अलाउंस। क्या हम लोग करते हैं, शेकिंग, और इसको कहा जाता है मेरा रेपिंग, RAPPING अलाउंसेस, रेपिंग और शेकिंग अलाउंस। और लास्ट नंबर में आ जाता है, मतलब सेकंड लास्ट आ जाता है मेरा डिस्टॉर्शन अलाउंस, डिस्टॉर्शन, और इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज योर, और करते हैं इसको हम लोग कैम्बर अलाउंस। क्या बोलते हैं, कैम्बर अलाउंस, कैम्बर अलाउंस। और लास्टली मेरा आ जाता है ड्राफ्ट अलाउंस, ड्राफ्ट, और इसको बोलते हैं टेपर अलाउंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है दैट इज योर श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। मशीनिंग मैंने कहा, मशीनिंग करने के लिए। शेकिंग में क्या करते हैं हम लोग, सेक करके हिलाते हैं, तो जब सेक करते हैं तो उससे मेरा मेटल थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम लोग अलाउंस देते हैं। डिस्टॉर्शन में क्या हो जाता है, वैसे हम लोग सभी चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, तो हम लोग पहले देखते हैं आज का क्लास हम लोग का पूरी तरह से, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस के बारे में। इसी के बारे में आपका कंप्लीट क्लास रहेगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि क्या ये मेरा होता है। तो यहाँ हम लोग हेडिंग दीजिए, फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे आज श्रिंकेज और कॉन्स्टेंट, उसको हम लोग रहने दीजिए, बस यही अलाउंस दीजिए, अलाउंसेस, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस भी कहते हैं। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन आप समझे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि अगर मेरा प्योर मेटल रहे और प्योर मेटल को सोलिडिफाई करते हैं, ठंडा करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा कैसा ग्राफ चेंज होता है। मतलब सबसे पहले हम लोग मोल्टेन था, पूरा गर्म है, जब पोरिंग टेम्परेचर डालते हैं, जब वो मेरा पूरी तरह से गर्म है, फिर वो मेरा फ्रीजिंग होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, फ्रीज होकर मेरा फेज चेंज करेगा, यानी लिक्विड से सॉलिड आएगा, और सॉलिड से मेरा रूम टेम्परेचर तक आएगा। तो ये इस टाइम पीरियड में वो कौन कौन सा मेरा फेज चेंज होता है और कैसा कैसा मुझे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और ये हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं प्योर मेटल का, ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग एलॉय मेटल का नहीं ले रहे हैं। एलॉय मेटल का अलग ग्राफ बनता है, अभी हम लोग बात करेंगे प्योर मेटल का। तो चलो इसके बारे में हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कैसा मेरा ग्राफ बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसा रहेगा मेरा ग्राफ। और दूसरा चीज, यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा, बोल के बताऊंगा, तो उस सबका अगर इंपॉर्टेंट है तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे 3 टेम्परेचर इंपॉर्टेंट आपका। एक तो हो जाएगा मेरा पोरिंग टेम्परेचर। सबसे पहले जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं कास्टिंग के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं,
भाई पैटर्न क्रिएट हो गया, पैटर्न केविटी क्रिएट हो गया, तो हम लोग मोल्टल जो भी हम लोग बनाना जो भी लेंगे, जैसे प्योर मेटल लेते हैं, कोई आयरन ले लेंगे या फिर पिग आयरन ले लिए, एकदम प्योर मेटल है, उसको सबसे पहले हम लोग गर्म करते हैं, पिघाल देते हैं पानी के रूप में, यानी मोल्टन कर देते हैं, और मोल्टन मेटल को डाला जाता है। और उस समय जो डाला जाता है कौन सा टेम्परेचर में डाला जाता है, आपको पोरिंग टेम्परेचर में डाला जाता है। और मैं आपको बताया था पोरिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है, इस सदियों से चला जा रहा कास्टिंग, उससे हम लोग सीखे हैं कि पोरिंग टेम्परेचर क्या रखेंगे। पोरिंग टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा ऊपर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी ऊपर नहीं लेंगे, नहीं तो मेरा जो केविटी है, जो केविटी में जब मोल्टन मेटल डालेंगे तो सॉलिडिफाई के बाद कुछ उसमें के आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, यानी कुछ डिफेक्ट आ जाएगा। जैसे जब हाई हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर देने लगते हैं ना, तो इन्वायरमेंट से वो एब्जॉर्ब करने लगता है इम्प्योरिटी को, गैसेस को और एयर पार्टिकल को, और वो मेरा केविटी में आ जाएगा, यानी कि मोल्टन मेटल में आ जाएगा जब हम लोग ठंडा करेंगे तब। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं देंगे और कम भी नहीं देंगे, तो एक स्टैंडर्ड देते हैं जिसको बना जाता है मेरा पोरिंग टेम्परेचर। लेकिन पोरिंग टेम्परेचर मेरा मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर रखेंगे किसी भी मटेरियल का, और जैसे हम लोग पोरिंग बेसिन में डालेंगे तो उसी समय से सॉलिडिफाई होने लगेगा, तो मेरा पूरी तरह से मोल्ड केविटी तक पहुंचने से पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा ऊपर रखते हैं हम लोग पोरिंग टेम्परेचर। ये 2 पॉइंट का ध्यान रखना, और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग ये दिमाग में आएगा कि सर एक काम करेंगे पोरिंग टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो फ्लूइडिटी मेरा काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तुरंत मेरा फ्लो करके हर कोना में चल जाएगा और सॉलिडिफाई अच्छा मिलेगा। नहीं, उससे भी करेंगे तो मेरा प्रॉब्लम कर सकता है, डिफेक्ट आ सकता है मेरा कास्ट प्रोडक्ट में, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका पोरिंग टेम्परेचर। जब हम लोग मोल्टन मेटल को डालते हैं, मोल्टन मेटल को डालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रू बेसिन के थ्रू हम लोग डालते हैं, कहाँ पे, मोल्ड केविटी में। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद जैसे हम लोग डालें, इसके बाद क्या होगा, ये मेरा ठंडा होगा, कूल होगा, ठंडा होगा, ठीक है। तो ये कर्व मेरा आता कुछ इस तरह से आता है, कुछ इस तरह से मेरा आएगा, एक सेकंड, ऐसे कुछ आएगा, हाँ ठीक है, मेरा कुछ आएगा, कहाँ तक आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट तक आएगा। ये जो मेरा पॉइंट मिला ना, दिस इज योर फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज योर, ये थोड़ा को मैं और नीचे इसको करता हूँ, ठीक है, ठीक है, अब सही है। ये कहाँ तक आएगा, फ्रीज तक, मतलब जब मेरा फ्रीज होगा, यानी कि अब मेरा फेज चेंज करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा TF, दिस इज योर TF, ठीक है, ओके। हम यहाँ पे क्या बात किए भाई, कि TF मेरा फ्रीजिंग पॉइंट तक आएगा, और ये मेरा अभी लिक्विड में है, क्या है, मेरा लिक्विड में है, ये मेरा लिक्विड फेज में ही है, बस ठंडा हो रहा है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मैंने समझो मेरी बात, ये अभी लिक्विड में ही है, लेकिन लिक्विड में बहुत मेरा पोरिंग टेम्परेचर हाई टेम्परेचर था, अब नीचे आ जा रहा है, फ्रीजिंग तक आ रहा है, मतलब इस पॉइंट के बाद ये मेरा फ्रीजिंग होना स्टार्ट कर जाएगा। अभी तक ये लिक्विड था, लेकिन पहले वाला लिक्विड ये टॉप में जो था ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्म था, और यहाँ आता आता ये मेरा थोड़ा ठंडा हो गया, तो ठंडा हो गया, और जैसे ठंडा होगा मेरा डेंसिटी मेरा बढ़ते जाएगा मॉलिक्यूल्स का, जैसे डेंसिटी मेरा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि श्रिंक करेगा, मटेरियल मेरा श्रिंक करने लगेगा, ठीक है, समझ आया कि नहीं। चलो, तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट फेज हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग बात करेंगे सेकेंड फेज के बारे में। अब यहाँ पे मेरा हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन, ये वाला पार्ट एकदम मेरा हॉरिजॉन्टल जाता है, यहाँ क्या हो रहा है, मेरा सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ मेरा क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ये मेरा हो रहा है यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन, क्या मतलब है सॉलिडिफिकेशन का, ये सॉलिडिफिकेशन मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर में, और आप देख रहे हो ना भाई टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है। अच्छा, एक चीज तो मैंने बताना भूल ही गया कि ये वाला जो जाता है दिस इज योर टाइम, ये हम लोग टाइम के साथ देख रहे हैं, और इस वाले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर, ये मेरा टेम्परेचर है, ठीक है। देखो पोरिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, फिर आएंगे रूम टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे, तब तक ठंडा करते रहेंगे, और इधर हम लोग टाइम के साथ वेरी करके देख रहे हैं। यानी कि ये बेसिकली आपका क्या है, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखाई देता हूँ आप लोग के लिए। ये हम लोग देख रहे हैं टाइम टेम्परेचर, टाइम टेम्परेचर डायग्राम ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल का हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर प्योर मेटल को सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप ये भी चाहे तो लिख लो, आप क्या आपको लिखना, सिंपल लिखो प्योर मेटल सॉलिडिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डायग्राम, ये भी आप लिख लेना, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि सर सबसे पहले हम लोग पोरिंग टेम्परेचर में डाल दिए
मेटल को, मोल्टन मेटल को, फिर वो धीरे धीरे लिक्विड फेज में ठंडा होने लगा, ठंडा होने लगा, ठंडा होकर पहुंच गया मेरा कहाँ थे, फ्रीजिंग पॉइंट में। अब फ्रीजिंग पॉइंट में सॉलिडिफिकेशन मतलब यहाँ पे फेज चेंज करेगा। अब मेरा ये अभी तक तो था मेरा लिक्विड, लेकिन ये लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में जाएगा जहाँ पे मेरा लेटेंट हीट आएगा। लेटेंट हीट क्या होता है, देखो समझो, मान लो मेरा 100 डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस मेरा आपका क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। अभी तक तो ये मेरा लिक्विड है, पानी है, अभी मेरा बॉईल कर रहा, पानी मेरा गर्म होकर बॉईल हो रहा है। इसी से जैसे ये कन्वर्ट होकर ना 101 के आसपास पहुंचेगा, उसी समय ये मेरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस में गैस में हो गया, क्या 1 डिग्री सेल्सियस ही जरूरत होता है लिक्विड से गैस जाने में, नहीं। यहां पे मेरा आता है एक गुप्त उष्णकम, सीक्रेट तरह का हीट आता है, वो आता है फेज चेंज करके वापस चल जाता है, जो कहलाता है मेरा लेटेंट हीट। क्या कहलाता है मेरा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का काम रहता है फेज को चेंज करना, क्या करना, फेज को चेंज करना, उसको काफी ज्यादा एनर्जी उसमें रहता है। लेटेंट हीट आया, फेज को चेंज करके और चल गया। तो लेटेंट हीट जब आता है तब मेरा फेज चेंज होता है, लिक्विड टू गैस होता है। सेम इसी तरह चूंकि मेरा अभी लिक्विड है और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जिसे ठंडा कर रहे हैं, तो यहां मेरा आ जाता है लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट में मेरा सॉलिडिफिकेशन होकर यहाँ इस पॉइंट तक, इस पॉइंट में मेरा लिक्विड है, इस पॉइंट में मेरा लिक्विड है, लेकिन इस पॉइंट तक आते आते क्या हो गया मेरा, ये सॉलिड में आ गया। क्योंकि टाइम देखो, टाइम हम लोग दे रहे, टाइम मेरा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा हो रहा है वो ठंडा हो रहा है, और ठंडा होकर मेरा लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे लेटेंट हीट आएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है, यानी कि हम लोग उल्टा जा रहे हैं। लिक्विड से देखो, एक होता है सॉलिड, सॉलिड से जाते हैं लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, लेटेंट हीट ऐड होगा। तो उसी तरह गैस से जब हम लोग लिक्विड में आएंगे, लिक्विड से सॉलिड आएंगे, तब भी लेटेंट हीट आएगा। तो यहाँ पे लेटेंट हीट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे, सॉलिडिफिकेशन के बाद क्या करेंगे। ये भाई सॉलिड में अभी तक तो आ गया, मैंने कहा कि ये मेरा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इसको लेके चलेंगे रूम टेम्परेचर तक, क्योंकि रूम टेम्परेचर हम लोग ठंडा करेंगे। अब मेरा आ जाता है रूम टेम्परेचर, मतलब ये पॉइंट आएगा कुछ यहां तक आ जाएगा, और ये जो मेरा आया दिस इज योर रूम टेम्परेचर, ये मेरा कहलाएगा क्या, रूम टेम्परेचर, यानी कि ये कहलाएगा मेरा TA। या तो इसको आप लोग रूम टेम्परेचर मान सकते हो, या फिर इसको एम्बिएंट टेम्परेचर मान सकते हो, या फिर इसको आप लोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान सकते हो, जो आपका मन है। हम लोग एकदम एटमॉस्फेयर तक, या फिर रूम टेम्परेचर तक, या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर, कास्ट को, जो भी कास्ट प्रोडक्ट मिलता है वहां तक हम लोग ठंडा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इस फेज को, इस फेज को कहा जाता है मेरा सॉलिड। पूरी तरह से ये मेरा सॉलिड में आ गया, पूरी तरह सॉलिड में आ गया। यहाँ भी इस पॉइंट में भी सॉलिड आ चुका था, लेकिन अभी सॉलिड था वो थोड़ा गर्म था, फ्रीजिंग होना स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पॉइंट तक मेरा तो लिक्विड ही था, ठीक है। ये लिक्विड से सॉलिड गया, सॉलिड से पूरी तरह सॉलिड में आ गया मेरा ठंडा होके, राइट, ओके। तब अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा मेरा श्रिंकेज यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा। अब थोड़ा पॉइंट को ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग और बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे बात करते हैं हम लोग TP, यानी कि जो आपका पोरिंग टेम्परेचर है, वहां से हम लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर तक आ रहे हैं। जब पोरिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर तक आ रहे हैं, तो लिक्विड मेरा ठंडा हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बताइए इसका भरपाई कौन करेगा। ये मेरा जो आपका देखना, ये ध्यान से देखना, ये इस तरह करके है मेरा कॉप पार्ट है, ये ड्रैग आपका ड्रैग है, ये मेरा कॉप है, और यहाँ हम लोग मेरा पैटर्न है, ठीक है, ये मेरा पैटर्न है। और पैटर्न में हम लोग यहाँ पे मोल्टेन मेटल दे रहे हैं, मोल्टेन मेटल यहाँ से पोर किया जा रहा है, और ये मेरा राइजर है, और मेरा पोरिंग बेसिन से यहाँ मेरा मोल्टेन मेटल आ रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जब लिक्विड मेरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसको फुलफिल कौन करेगा, इसको फुलफिल करेगा मेरा राइजर। यही राइजर, राइजर का काम क्या है, मैंने कहा था राइजर सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होगा। क्यों सॉलिडिफाई होगा, क्योंकि अगर ये श्रिंकेज कर रहा है ना, तो जब श्रिंक करता है तब मेरा ये भरपाई करेगा। ये सबसे लास्ट में ही सॉलिडिफाई होगा, उससे पहले ये सब सॉलिडिफाई होगा, केविटी वगैरह सॉलिडिफाई होगा। तो यहाँ पे मेरा सॉलिडिफिकेशन, जो ये जो आपका लिक्विड श्रिंकेज होगा, इसको कंपनसेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइजर। राइजर जो मोल्टेन मेटल है, मान लो सॉलिडिफाई ठंडा ठंडा हो रहा है, लेकिन राइजर मेरा ठंडा नहीं, वो मेरा मोल्टेन फॉर्म में ही है, वो इसको भरपाई कर देगा। और जब मेरा सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन में मेरा जब फेज चेंज कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो इस टाइम पीरियड में भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि सॉलिड हो रहा है, यहाँ भी डेंसिटी बढ़ रहा है। तो इस टाइम पीरियड में भी जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ भी मेरा भरपाई कौन करता है, आपका राइजर ही करता है। जब, क्योंकि अभी तक सॉलिड पूरी तरह से नहीं हुआ, जब सॉलिड पूरी तरह से हो जाता है, यानी थर्ड वाला पार्ट जब पूरी तरह सॉलिड हो जाता है, अब देखो इस जगह में क्या हो गया कि मेरा कास्ट जो है, यानी कि केविटी जो है, मोल्ड केविटी, ये मेरा पूरी तरह से सॉलिड हो चुका है। अगर बात करेंगे राइजर, तो राइजर भी सॉलिड हो चुका है, वो भी मेरा जम चुका है। स्प्रू बेसिन तो जम ही गया होगा। अब कौन इसको फिलअप करेगा, तो इसको जो कंपनसेट करता है, वो मेरा कंपनसेट करता है पैटर्न।
हम लोग इसीलिए पढ़े थे कि जो पैटर्न होता है वो हम लोग बड़ा कर देते हैं, क्योंकि श्रिंक कर जाता है ना तो पहले बड़ा करके रखते हैं, क्योंकि वो मेरा राइजर नहीं करेगा, क्योंकि तब तक वो सॉलिड फॉर्म में आ चुका ना। सॉलिड मतलब सब जम चुका है, सब मेरा सॉलिडिफाई हो चुका है। तो सॉलिड और आपका सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, इन दोनों को जो है कंपनसेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइजर, लेकिन जो सॉलिड श्रिंकेज है इसको कंपनसेट किया जाता है पैटर्न के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस चीज को मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं। समझ आया होगा, आई होप सो आप लोग को। चलिए, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि इसको और इन दोनों को, दिस और दिस, इन दोनों को मेरा कंपनसेट किया जाता है, कंपनसेटेड बाय राइजर, क्योंकि सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होता है और अभी तक कोई सॉलिडिफाई हुआ नहीं है। ये लिक्विड मेरा है और अभी सॉलिडिफिकेशन है, मतलब अभी लिक्विड से फेज चेंज कर रहा है, सॉलिड की ओर जा रहा है, तब भी जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो राइजर अभी तक मेरा मेल्ट है, मतलब मेल्टेड फॉर्म में है, तो मेरा वो काम कर जाएगा, क्योंकि वो रिजर्वायर इसीलिए रखे थे। और इसीलिए मैं हमेशा कह रहा था आप लोग को कि राइजर सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानो कि जब ये मेरा लिक्विड फेज में है तो लिक्विड फेज में यहाँ पे क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट बाहर निकल रहा है। जब हीट मेरा बाहर निकल रहा है, कितना बाहर निकल रहा है ये आपको पता करना, तो कैसे निकाल सकते हो आप? हीट लॉस से निकाल सकते हो। और हीट लॉस का क्या फॉर्मूला होता है भाई? अगर आपको पता चलेगा कि भाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है और मास क्या है और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, तो आप निकाल सकते हो Q = mc/dt से। तो यहाँ निकाल सकते हैं कि हीट लॉस = mcp/Δt, और Δt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो कहाँ से टेम्परेचर चेंज हो रहा है? Tp से, पोरिंग टेम्परेचर से मेरा फ्रीजिंग टेम्परेचर की ओर चेंज हो रहा है। तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हो कि कितना यहाँ से हीट मेरा लॉस हुआ जब मेरा लिक्विड पहले मेरा बहुत गर्म था और वो मेरा ठंडा हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, जब मेरा फ्रीजिंग पॉइंट तक आया, ठीक है। ये पॉइंट को हो गया मेरा। अब बात करते हैं सेकंड वाला का। सेकंड मैंने आपसे कहा था, सेकंड मैंने आपसे क्या कहा था? सेकंड वाला मैंने आपसे ये कहा था कि सॉलिडिफिकेशन में मेरा फेज चेंज कर रहा है। फेज चेंज कर रहा है मतलब अभी तक इस पॉइंट तक ये मेरा था क्या, लिक्विड था, लेकिन इस पॉइंट तक आने आता है, इस पॉइंट तक आते आते मेरा सॉलिड हो जा रहा है, मतलब जम जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टाइम ले रहा है, टाइम देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो टाइम जैसे से बढ़ेगा और ठंडा होगा और लिक्विड से सॉलिड में आ गया। तो जब यहाँ पे फेज चेंज होगा तो आएगा क्या, मेरा लेटेंट हीट। तो यहां से मुझे अगर पता करना है कि यहां मेरा कितना हीट लॉस हुआ या फिर कितना हीट मेरा लॉस हुआ, तब जाके वो मेरा चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं किससे? आपका निकाल सकते हैं = ml से। किससे निकाल सकते हैं? ml से, वेयर m इज द मास ऑफ कास्टिंग एंड l इज द लेटेंट हीट। तो इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन, कब, जब मेरा फ्रीजिंग में मेरा हीट लॉस कर रहा है तो कितना लॉस कर रहा है जब वो लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग बात करेंगे सॉलिड, जब पूरी तरह से सॉलिड हो चुका, मतलब अब मेरा राइजर भी सॉलिडिफाई हो गया है, राइजर भी जम गया है, तो नाउ अब जो मेरा कॉन्ट्रैक्शन होगा, अभी भी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, श्रिंकेज होगा सॉलिड में, क्योंकि मेटल का आदत ही है, डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी गर्म है, यहां भी मेरा गर्म ही है, ठीक है। यहां भी मेरा, क्योंकि ये मेरा सॉलिड हो चुका है, ये तो मेरा यहाँ लिक्विड था, इस पॉइंट पे मेरा लिक्विड था और इस पॉइंट पे मेरा सॉलिड हो चुका, बट ये भी मेरा गर्म है। अभी हमको इसको रूम टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा। कहां तक लाना पड़ेगा? रूम टेम्परेचर लाना पड़ेगा। तो यहां तक आते आते भी मेरा श्रिंक करेगा। तो इसको मेरा, क्योंकि अब तो मेरा राइजर सॉलिडिफाई हो चुका है, तो अब यहाँ पे जो कंपनसेट करता ना, किसको? सॉलिड को, सॉलिड श्रिंकेज को, तो इसको कंपनसेट कौन करता है? इसको कंपनसेट मेरा करता है पैटर्न। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपनसेटेड बाय, ग्रीन से लिख देते हैं, इसको कंपनसेट कौन करता है? कंपनसेटेड बाय पैटर्न। तो हम लोग देखें यहाँ पे कितना तरह का अलाउंस देखने को मिला, 3 तरह का अलाउंस। एक मुझे देखने को मिला लिक्विड श्रिंकेज, यानी कि अलाउंस मतलब अलाउंस प्रोवाइड हम लोग करेंगे, ऑब्वियसली बात है, जो मेरा भरपाई करेगा। यहाँ पे अलाउंस नहीं, हम लोग यहीं पे बात करेंगे। श्रिंकेज का बात करें, एक हो गया मेरा लिक्विड श्रिंकेज, ये हो गया मेरा क्या, एक सेकंड हम लोग यहाँ पे कोई और अदर कलर से मैं दिखाता हूँ। एक मुझे देखने को मिला लिक्विड श्रिंकेज, लिक्विड फेज में लिक्विड श्रिंकेज मुझे देखने को मिलेगा। और लिक्विड श्रिंकेज कब देखने को मिलेगा? व्हेन इज अकर ड्यूरिंग द फेज चेंज, व्हेन द मोल्टन मेटल रीचिंग
पोरिंग टेम्परेचर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर। जब मेरा मोल्टिंग मेटल जो है पोरिंग से फ्रीजिंग टेम्परेचर की ओर आ रहा है तब मेरा लिक्विड श्रिंक कर रहा है, लिक्विड श्रिंकेज हो रहा है। और जिसको कंपनसेट कौन कर रहा है? राइजर कर रहा है। और ये कैसे निकालेंगे? QL यानी कि हीट कितना लॉस हो रहा है? MC/dT से, यानी कि MCP TP माइनस TF यानी कि पोरिंग टेम्परेचर माइनस आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर। इसके बाद हम लोग श्रिंकेज कब हुआ? जब मेरा सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि फेज चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर में। चाहे तो ये पॉइंट को लिख लेना, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो ये कहलाएगा मेरा क्या? सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। और इसको भी मेरा कंपनसेट कौन करा? राइजर ही करा, क्योंकि राइजर अभी तक मेरा मोल्टन फॉर्म में ही है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ML के थ्रू। और ये सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कब होता है? सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज आता है जब मेरा पोरिंग टेम्परेचर जो है यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर मेरा फेज को चेंज करता है, एक फेज से दूसरे फेज में जाता है, लिक्विड से सॉलिड में जाता है। और लास्टली जब मेरा फ्रीजिंग टेम्परेचर से एम्बिएंट टेम्परेचर आता है या फिर रूम टेम्परेचर तक आता है, तब जो मेरा श्रिंकेज आता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड श्रिंकेज, नॉट सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो इस सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करेगा पैटर्न, बिकॉज अब मेरा राइजर का काम खत्म, क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे, अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर दिए, और आई होप सो आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अच्छा, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ आप लोग को कि क्या क्या था यहाँ पे TP, TF और TA। तो हम लोग इस जगह पे लिखा देते हैं इसको। ठीक है, तो मेरा TP था, दैट इज योर पोरिंग टेम्परेचर। ठीक है, एक सेकंड, हम लोग को यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा करना पड़ेगा। लेट मी गिव सम टाइम। मैं इसको थोड़ा सा इसको हम लोग पकड़ के इसको मुझे करना पड़ेगा छोटा, ताकि आप लोग को वो चीज़ लिखा दे। रिसाइज कर देते हैं। ठीक है, हाँ अब हो जाएगा। ठीक है, TP दैट इज योर पोरिंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे मेरा TF का, दिस इज योर फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्या हो जाता है मेरा? फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर। एक सेकंड, जगह का कमी मिल रहा है ना। फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया मेरा फ्रीजिंग टेम्परेचर। और अगर मेरा T है, दैट इज योर एम्बिएंट, एम्बिएंट और रूम, और हम लोग बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ठंडा करेंगे, पोरिंग से रूम टेम्परेचर तक आते हैं। और हम लोग देखें, जब कोई भी मेटल को हम लोग डालते हैं पोरिंग बेसन में, तो वो जो पोरिंग टेम्परेचर हो जाता, उससे जो मेरा ठंडा होके, सबसे पहले लिक्विड ठंडा होगा, फिर फेज चेंज करेगा, सॉलिड में आएगा, लिक्विड से सॉलिड में आएगा, फिर सॉलिड आने के बाद रूम टेम्परेचर तक लाते हैं। वहाँ मुझे कितना तरह का श्रिंकेज देखने को मिला। कई बार वो सिकुड़ता है, कितना बार वो वॉल्यूम श्रिंकेज होता है, और वो जो श्रिंकेज हो रहा है कैसे, कौन कौन उसको कंपनसेट करता है, उसको भरपाई कौन कौन करता है? 2 करता है राइजर के थ्रू, 1 करता है पैटर्न के थ्रू। जब मेरा राइजर सॉलिडिफाई हो जाता है तो मेरा राइजर करता है, मतलब सॉरी पैटर्न करता है, राइट। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे डायग्राम, बट द के चीज ये हम लोग बात किए थे प्योर मेटल के बारे में। जब हम लोग प्योर मेटल लेंगे, इंटरव्यू में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप POC कंपनी में बैठते हो, ठीक है, तो आपको ये पूछा जाएगा कि यहाँ तो सीख है प्योर मेटल का आप किए, ये जो हम लोग डायग्राम देखे, टाइम टेम्परेचर डायग्राम देखे, जब हम लोग प्योर मेटल को सॉलिडिफिकेशन किए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर यहाँ पे प्योर मेटल का ना यूज करके हम लोग करेंगे एलॉय का, तब कैसा डायग्राम बनेगा? बिकॉज मान लेते हैं कि एक एल्यूमिनियम ले लेते हैं और एक स्टील ले लेते हैं, और इन दोनों को, एल्यूमिनियम स्टील को लिए दोनों साथ में गला दिए। अब उसको हम लोग सॉलिडिफाई कर रहे हैं। मुझे पता है कि एल्यूमिनियम का फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम का कम होता है, ये इसको 600 के आसपास होता है, ये मेरा 1000 के आसपास रहता है। तो जब सॉलिडिफाई होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट तो जल्दी मेरा एल्यूमिनियम हो जाएगा, जल्दी ही फ्रीज कर जाएगा। लेकिन मतलब देखो 600 है, फिर 500 आया, 400 आया, 200 आया, 2 आया, 1 आया, फ्रीजिंग करना स्टार्ट, जमना स्टार्ट। लेकिन स्टील का बात करेंगे, ये मान लो 600 तक जमना स्टार्ट कर गया एल्युमिनियम, लेकिन स्टील जो 600 तक तो भी गर्म है, क्योंकि वो मेरा 0,000 क्योंकि 1000 से ऊपर होता है। इस केस में दोनों जो है वो सही कर्व तो मिलेगा नहीं, कर्व मेरा इस तरह का नहीं होगा, तब क्या होगा कर्व मुझे, तो उसका मैं कर्व आपको बताता हूं, ये आपको काफी समझ में आएगा। जब एलॉय, दो एलॉय को हम लोग फ्रीजिंग करते हैं, तब मुझे कैसा कैसा फ्रीजिंग पॉइंट होता है और मुझे कौन कौन सा श्रिंकेज देखने को मिलता है। तो चलिए इसके नेक्स्ट पेज में हम लोग उसके बारे में
डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखें प्योर मेटल के बारे में, अब हम लोग देखेंगे एलॉय के बारे में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जब लिक्विड में श्रिंक कर रहा था तो हम लोग निकाल लिए क्यूएल से कि भाई इतना मेरा हीट लॉस करके वो मेरा श्रिंक किया। जब सॉलिडिफिकेशन कर रहा था यानी कि फेज चेंज कर रहा है, यहाँ मैं लिखे देता हूँ आप लोग को, ठीक है, क्या कर रहा है मेरा, फेज चेंज कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, याद रखना। और यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखना कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है। पॉइंट को ध्यान रखना, कहीं यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, नहीं लिखेगा तो भूल जाइएगा, इसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे सॉलिड में मेरा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसको मेरा पैटर्न कंपनसेट कर रहा है। तो अगर ये भी तो बोल सकता है सॉलिड में कितना कॉन्ट्रैक्शन हो, वो मुझे बताइए, वो कैसे पता चलेगा? तो उसको पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर उसको मुझे पता करना तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं कि मान लो ये मेरा कास्टिंग है, ये मेरा क्या है, कास्टिंग है। और ये हम लोग कब केस में बात करें, ये हम लोग बात करें जब मेरा सॉलिड में काम कर रहा है, जब मेरा सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर से आ रहे हैं कहाँ तक, एम्बिएंट टेम्परेचर। तो हम लोग लेते हैं कि जब मेरा फ्रीजिंग टेम्परेचर से जाते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर की ओर, यानी कि सॉलिड स्टेट का यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो सॉलिड में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, कितना होगा कैसे पता चलेगा, यानी कि चेंज इन लेंथ होगा, चेंज मेरा घटेगा, लेंथ मेरा घटेगा, कितना घटेगा वो कैसे पता चलेगा? तो ये जो चेंज इन लेंथ होता है ये हम लोग पता कर सकते हैं आपका अल्फा डेल्टी इंटू एल से। यहाँ पे अल्फा डेल्टी है, दैट इज कॉल्ड योर थर्मल स्ट्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेन। और एल इज द लीनियर डायमेंशन। और यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन लो या फिर कॉन्ट्रैक्शन लो, दोनों ले लो, लेकिन इस केस में हम लोग कॉन्ट्रैक्शन लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। दोनों क्यों लिखे सर? हमको पता है अल्फा इक्वल टू पढ़ते आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लेकिन एक्सपेंशन क्यों होता है? एक्सपेंशन इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं। अगर मेरा टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो एक्सपेंड करेगा, फैल जाएगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को कम देंगे, टेम्परेचर अगर हम लोग कम देते हैं यानी कि ठंडा कर रहे हैं, टेम्परेचर कम ठंडा रहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्शन का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोरिंग टेम्परेचर से एम्बिएंट टेम्परेचर ला रहे हैं। हम लोग को कास्टिंग कराना, और कास्ट में मोल्टन मेटल से हम लोग ठंडा करते हैं तब जाके कास्ट मुझे मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन इसे हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अल्फा है ये मेरा बताएगा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, वो मेरा डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल पे। डेल्टी मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे टी एफ से टी ए तक जा रहा है। ठीक है, और एल मेरा क्या है, लीनियर डायमेंशन हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग और एक तरीका से लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि भाई जो चेंज इन लेंथ हो रहा है डेल एल इक्वल टू अल्फा इंटू डेल टी, कितना लिख देंगे, टी एफ मेरा टी आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर उससे भी कम है, तो बड़ा माइनस छोटा करते हैं। तो यहाँ पे टी एल ले लेंगे इंटू एल ले लेंगे, और ये मेरा मिल जाएगा फाइनल वैल्यू। और यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग सॉलिड श्रिंकेज मेरा कितना श्रिंकेज मुझे देखने को मिलता है, कितना मुझे श्रिंकेज देखने को मिलता है, इससे मुझे पता चल जाएगा। और इसी सॉलिड श्रिंकेज को, ये मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ से, सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज। और इसको कंपनसेट कौन करता है, इसको कंपनसेट करता है पैटर्न। पैटर्न को हम लोग पॉजिटिव देखें, यानी कि पैटर्न को बड़ा करके, क्योंकि श्रिंक कर जाएगा तो बड़ा हम लोग लेंगे। समझ आया, ये चीज़ आपका हो गया। चलिए, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़, वैसे सब चीज़ तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है आपका एल पे। एल मेरा क्या है, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, ये मेरा है लीनियर डायमेंशन ऑफ कास्टिंग। बात करेंगे यहाँ पे एल हो गया, टी अल्फा, आपको पता है अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है कि इसमें भी डिपेंड करता है। तो ये चलो लिख ही देते हैं, अब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। और किस में डिपेंड करता है, टी एफ में डिपेंड करता है, दिस इज योर फ्रीजिंग टेम्परेचर में डिपेंड करेगा, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रहेगा। और टी है यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ये सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है मेरा क्या, कॉन्ट्रैक्शन।
क्या मेरा डिपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, ठीक है। और इसी को मेरा कौन करता है, ये मेरा कौन करता है, इसको कंपनसेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। अच्छा, और एक चीज, जो ये कंपनसेट हम लोग करते हैं किसके द्वारा, पैटर्न के थ्रू, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, यानी कि इसको हम लोग वॉल्यूम के थ्रू श्रिंकेज को अलाउंस, हम लोग पैटर्न को किया जाता है, अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि हम लोग बोल दिए कि 3% ऑफ वॉल्यूम, 3% ऑफ वॉल्यूम हमको देना है, 3% ऑफ वॉल्यूम हमको क्या देना, अलाउंस में देना है, अलाउंस में देना है। इट मीन्स मेरा जो कास्ट प्रोडक्ट इस तरह का रहेगा ना, ऐसा रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो अलाउंस करके इसको बढ़ा देंगे, तो मान लो इसका मेरा लेंथ है तो लेंथ को भी थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। इस तरह का कुछ मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा कुछ मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे कुछ बड़ा बन जाएगा, और यहाँ से कुछ ऐसा, एक सेकंड, कहने का मतलब क्या कि मान लो ये मेरा लेंथ है, ये मेरा लेंथ था, ठीक है, लेंथ हो गया आपका, ये आपका विड्थ हो गया, विड्थ हो गया, ये आपका विड्थ है, और ये आपका थिकनेस है। तो 3% मतलब 3% हम लोग बढ़ाएंगे लेंथ को भी, 3% बढ़ाएंगे हम लोग विड्थ को भी, और 3% बढ़ाएंगे हम लोग थिकनेस को भी, मतलब पूरी तरह से वॉल्यूम इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है कि पूरी तरह से वॉल्यूम चेंज होता है। इसे जब भी बोलेगा कि भाई हम लोग पैटर्न में अलाउंस देंगे, क्योंकि क्या होता है, पूरा का पूरा जो मेटल मेरा, एकदम सिंपल वर्ड में समझो, सिंपल वर्ड में इस तरह समझ सकते हो कि इस तरह का कोई मेरा था मेटल, ठीक है, यानी कि कैविटी में मोल्टेन मेटल को डाले और श्रिंक कर गया, तो श्रिंक करके छोटा हो जाता है ना, तो इस तरह से छोटा हो जाता है, या फिर इसी के अंदर हम लोग बना देते हैं, श्रिंक करके इस तरह छोटा हो जाता है। तो क्या देखो, इधर भी आपका रिडक्शन हुआ, इधर भी रिडक्शन हुआ, इधर भी रिडक्शन हुआ, इधर भी, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शन हो जाता है, वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शन हो जाता है। यदि 3D फॉर्म में है, मान लो इस तरह 3D फॉर्म में है, तो इधर भी श्रिंक कर जाएगा, इधर भी श्रिंक कर जाएगा, थिकनेस भी श्रिंक कर जाएगा। तो अगर 3% बोला गया अलाउंस देना है, तो हर तरफ 3% हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि पता है कि बाद में रिडक्शन कर जाना है, इसलिए पैटर्न को थोड़ा बड़ा करके रखते हैं, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक जो है, यहाँ पे अलाउंस प्रोवाइड करते हैं इन दी पैटर्न टू कंपनसेट, क्या, टू कंपनसेट माई सॉलिड श्रिंकेज, ठीक है। चलो, यहां से मेरा हो गया। तो यहाँ हम लोग देख लिए थे ये सारा चीज़, कंपनसेट बाय द राइजर, कंपनसेट बाय द पैटर्न। तो हम लोग यहाँ पे लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कौन मेरा करता है, एक नेक्स्ट पॉइंट में मैं थोड़ा लिखा देता हूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ तो मैं लिखा ही दिया, कोई इशू नहीं है। और एक मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ पॉइंट, यहाँ हम लोग देखें कि भाई लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज अलाउंस compensated by riser, कंपनसेटेड बाय राइजर, जिसको हम लोग कैसे देते हैं, ये मैंने कहा आपको, कैन बी गिवन बाय परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम में देते हैं, मतलब हर तरफ मेरा बढ़ेगा, हर तरफ हम लोग बढ़ा के देंगे जितना भी बोला जाएगा, ठीक है, ओके। और दूसरा हम लोग पॉइंट क्या देखें कि ये तो हो गया लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड श्रिंकेज कौन मेरा है, उसको कंपनसेट करता है, तो सॉलिड श्रिंकेज अलाउंस कंपनसेटेड बाय पैटर्न, और पैटर्न को हम लोग पॉजिटिव देते हैं, ना बड़ा करके देते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम लोग देख लिए। देखो यहाँ पे मैंने यही बताया कि ये आपका लिक्विड है और सॉलिडिफिकेशन है, इन दोनों को राइजर के थ्रू हम लोग कंपनसेट करते हैं, और सॉलिड श्रिंकेज को हम लोग कब करते हैं, किसके थ्रू, पैटर्न के थ्रू बड़ा करके, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये देखे थे कि ये मेरा प्योर मेटल का था, ये मेरा प्योर मेटल को जो हम लोग सॉलिडिफाई कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरा कितना मेरा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा किस किस फेज में। अगर हम लोग एलॉय मेटल को ले लिए, अब हम लोग बात करेंगे जब हम लोग एलॉय लेंगे तब मुझे कितना श्रिंकेज होगा और कैसा दिखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट व्हेन वी टेक एलॉय।
तो एलॉय के केस में हम लोग यहाँ देखते हैं, अब हम लोग लेने वाले हैं एलॉय, और एलॉय में लेट सपोज लो मेरा एल्युमिनियम प्लस स्टील को लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई एल्युमिनियम का अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है, स्टील का मेरा अलग फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो जब हम लोग ठंडा करेंगे तो मेरा इसका जैसे मैंने कहा था 600 के अराउंड रहता है और इसका मेरा 1000 से प्लस रहता है, तो मेरा ये जल्दी मेरा फ्रीज कर जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले तो दोनों को हम लोग पोरिंग में टेम्परेचर करेंगे, पूरा हीट करके पोरिंग बेसिन में डाल देंगे। डालने के बाद मेरा आ जाएगा मोल्ड कैविटी में, फिर ठंडा होने लगेगा। जब ये ठंडा होने लगेगा तो 600 से नीचे आएगा, ठंडा होगा तो ठंडा होगा 500, 400, 300, 200, 100 फ्रीजिंग करना स्टार्ट, मतलब जमना स्टार्ट, ये अब लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफर होगा। लेकिन जब हम लोग स्टील को करेंगे तो 600 तक जब ये ठंडा होने लगेगा, जब ये फ्रीज करने लगेगा, जब ये फ्रीजिंग करने लगेगा, उस केस में ये तो पूरी तरह से भी मेटल में ही है, मतलब मोल्टन फॉर्म में ही है, लिक्विड फॉर्म में ही है। क्योंकि ये तो मेरा जब तक 1000 से ऊपर रहता ना, तो जब तक 600 पहुंचा, ये तो 700-800 ही पहुंचा अभी तक, अभी टाइम लगेगा उसको। तब यहाँ पे जो है फ्रीजिंग पॉइंट एक तो मिलेगा नहीं, तब मुझे कैसा डायग्राम रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसा मेरा डायग्राम बनता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे दो चीज बताता हूँ। क्या सर दोनों का टेम्परेचर हम लोग पोरिंग टेम्परेचर अब भी सेम लेंगे? बिल्कुल सही, अभी भी सेम लेंगे, ध्यान से सुनो, क्योंकि भाई पोरिंग टेम्परेचर तो एक ही लेना है, दूसरा और एक यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, सर आपने जस्ट कहा कि इसका 600 डिग्री सेल्सियस ही होता है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इसका तो 1000 होता है, और आपने पहले बताया था कि जब पोरिंग टेम्परेचर होता है मेल्टिंग टेम्परेचर से ज्यादा लेते हैं। तो क्या सर हमको 1000 से ज्यादा करना पड़ेगा इसको मेल्ट? बिल्कुल सही, तब जाके पोरिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि मेल्टिंग से ज्यादा लेंगे, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं लेंगे, एक मेरा पोरिंग टेम्परेचर लेंगे, पोरिंग टेम्परेचर मेल्टिंग से ज्यादा होता है। तो उस केस में सर मेरा एल्युमिनियम को 600 में ही तो ये मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है, तो 1000 कहीं इवोपरेट ना कर जाए। तो बिल्कुल सही, इस पॉइंट का मुझे ध्यान रखना है कि ठीक है, हम लोग को स्टील को मुझे पोरिंग टेम्परेचर तक पहुंचाना है, यानी मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा करना, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि कहीं मेरा एल्युमिनियम वेपर बन के गायब ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं अगर वेपर बन गया, इतना हम लोग गर्म कर दिए उसके चक्कर में, स्टील के चक्कर में, और हम लोग इसके ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट तक ही रखते हैं, गर्म करते हैं, इसके चक्कर में कहीं ये वेपर ना हो जाए, तो दिक्कत ये होगा कि जब सॉलिडिफाई होगा तो पहले ही मेरा सॉलिडिफाई हो जाएगा कैविटी तक पहुंचने से पहले ही। इसीलिए हम लोग पोरिंग टेम्परेचर उससे ज़्यादा रखते हैं, ताकि वो पूरी तरह से फ्लूइडिटी इसका बढ़े और हर कोना कोना तक पहुंचे, और मेरा अच्छा कास्ट प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मुझे पूरी तरह से मिल पाएगा। अच्छा, तो उसके लिए मुझे इसको भी जितना यहाँ गर्म करेंगे, जैसे मान लेते हैं इसको हम लोग 1800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो एल्यूमिनियम को भी 1800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा। बट बस ये ध्यान रखना है कि कहीं ये वेपर बन के उड़ ना जाए, उड़ गया तब तो गया, गायब हो गया। तो इसका बस हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहां से क्या समझे कि दोनों का पोरिंग टेम्परेचर सेम होगा, भले मेरा मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन पोरिंग टेम्परेचर दोनों का मेरा सेम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेम मेरा पोरिंग टेम्परेचर में डाला जाएगा, और डाला जाएगा तो उसी तरह है, सबसे पहले ये मेरा ठंडा होगा, यानी कि मेरा लिक्विड स्टेट में आएगा, लिक्विड फेज में आएगा, जहाँ मेरा कॉन्टैक्ट करेगा। और लिक्विड में स्टेट आने के बाद मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर TF, यानी कि फ्रीजिंग। मतलब अब ये मेरा यहाँ तक आगे ठंडा हो चुका है, ठंडा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आ चुका है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट पे। बट यहाँ देखो, यहाँ तक अब मेरा बात समझो थोड़ा अच्छा से, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ मेरा एल्युमिनियम था, और एल्युमिनियम को हम लोग मान लो 600 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग, तो हम लोग 700 तक ले गए। कितना ले गए? 700 तक ले गए। ठीक है, 700 तक ले गए। लेकिन चूंकि मेरा स्टील भी यहाँ पे है ना, और स्टील तो भाई 1000 से कम में तो मानेगा नहीं, इसको 1000, 1300, 1400 में हम मेरा मेल्ट होगा, तो इसको भी मुझे 1400 तक या फिर 1000 से प्लस करना ही पड़ेगा गर्म, तो 1000 है। ठीक है, लेकिन जैसे मेरा फ्रीजिंग पॉइंट आता है और मुझे पता है कि एल्युमिनियम का फ्रीजिंग मेरा इतना मेल्टिंग होता, मतलब ये जब ये 600 से घटते घटते 0 तक आएगा तो मेरा फ्रीजिंग होना स्टार्ट कर जाएगा। तो एल्युमिनियम जब यहाँ पहुंचेगा, एल्युमिनियम पहुंचेगा 0 तक, क्योंकि 600 तक ही रहता है ये मेरा, जैसे मेरा 600 0 तक आएगा यहाँ पे फ्रीजिंग करना स्टार्ट कर जाएगा। लेकिन मेरा स्टील करेगा नहीं। इट मीन्स मेरा फ्रीजिंग तो ये किया अभी एल्युमिनियम किया, लेकिन अभी तक मेरा जो स्टील है वो नहीं किया। तो TF मुझे मिला एक, और दूसरा मुझे मिलेगा किसके लिए? मुझे मिलेगा स्टील के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक जोन मिल जाता है इस तरीका से। आप इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? कांस्टेंट था। यहाँ आप देखो, ये आपको देख रहे हैं, यहाँ से कांस्टेंट मुझे मिला था, फ्रीजिंग मेरा हो रहा है, यानी कि फेज चेंज कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। जब फेज चेंज कर रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग मेरा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो इस केस में मेरा TF1 निकला, और यहाँ पे मुझे TF2 देखने को मिलेगा, TF2।
TF1 और TF2 क्योंकि हम लोग एलॉय का यूज़ कर रहे हैं। यही इसमें पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ हम देखिए लिक्विड हुआ और ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड योर, ये मेरा होगा सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। बट ये जो जोन होता है, इस जोन को कहा जाता है मसी जोन। इस जोन को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड योर मसी जोन। और ये मसी जोन मीन्स क्या होता है, मसी मीन्स होता है दलदल। क्या हो जाता है, मसी मीन्स दलदल, मतलब एक दलदली जोन होता है। क्या हो जाता है, मेरा दलदली जोन होता है, क्योंकि एल्युमिनियम मेरा जल्दी सॉलिडिफाई होगा और स्टील मेरा बाद में होगा। इसके चलते मेरा जो फ्रीजिंग है, ये मेरा एक रेंज मुझे मिलेगा। ये रेंज जो मुझे मिलेगा, क्या मिला, TF1 माइनस TF2। और ये जो मुझे मिला, इसी के चलते ये जो रेंज है, दिस रेंज, ये जो आपका टेम्परेचर रेंज है, इस रेंज को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मसी जोन, MUSHYZONE, मसी जोन मेरा कहलाता है। समझ आए मेरी पॉइंट। तो ये पॉइंट यहाँ पे मुझे मिलता है जो कि होता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेम उसी तरह यहाँ पे हम इसको फिर हम लोग लेके चलेंगे कहाँ तक, एम्बिएंट टेम्परेचर, ठंडा करेंगे। सॉलिड तो हो चुका है, लेकिन इसको रूम टेम्परेचर है वो ठंडा करेंगे। ऐसा MSY हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे MUSHY। एंड नाउ इस पॉइंट को आने के बाद हम लोग यहाँ पे लाएंगे क्या, ये आ जाएगा कहाँ तक, लास्ट जो मुझे मिला, दिस इज योर, ये जो मिला दिस इज योर TA, यानी कि रूम टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर। और ये आपका कहलाएगा सॉलिड। ये पूरी तरह से मेरा सॉलिड फेज में आ चुका है, और बाकी उसी तरह श्रिंकेज मेरा यहाँ पे ये भी राइजर का काम करेगा। राइजर दोनों मेरा कंपनसेट करेगा, और सॉलिड श्रिंकेज मेरा कंपनसेट कौन करेगा, पैटर्न करेगा, अलावेंस दे के बड़ा करके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से मेरा हो गया। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है, राइट। चलिए, एंड ये इधर टाइम जा रहा था, क्या जा रहा है, ये मेरा टाइम था, और ये तो आप देख ही रहे हो, ये मेरा टेम्परेचर है, ये मेरा टेम्परेचर है, इधर मेरा टाइम जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग, एक सेकंड में पेज इंक्लूड कर लेता हूं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भाई जो मटेरियल होता है उसका श्रिंकेज अलावेंस कितना कितना मटेरियल का लेते हैं। कुछ कुछ का आपको पूछा जाता है एग्जाम में, आउट ऑफ में बोला जाएगा 4 में सबसे ज़्यादा किसका अलावेंस होता है, किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। कुछ सीक्वेंस मैं आपको भी बता दूंगा याद रखने के लिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मटेरियल श्रिंकेज अलावेंस। मटेरियल श्रिंकेज अलावेंस के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि बिस्मथ, अच्छा, ये जो हम लोग मटेरियल श्रिंकेज अलावेंस लेंगे, ये किस में लेते हैं, ये हम लोग लेते हैं आपका mm पर मीटर में। आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता कितना, 1000 mm, मतलब पर 1000 mm में कितना हम लोग अलावेंस देंगे। अलावेंस मतलब बड़ा करेंगे, 1000 mm। अगर 1000 mm बराबर 1 मीटर, तो अगर हम लोग 100 mm बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.1 मीटर आएगा। तो वो हम लोग 1000 mm में कितना अलावेंस देते हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, जितना मटेरियल है सभी के बारे में यहाँ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसको मैं घेर देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बिस्मथ के बारे में, बिकॉज इसमें मेरा नेग्लिजिबल रहता है। बिस्मथ, इसमें मुझे जो अलावेंस है वो नेग्लिजिबल देखने को मिलता है। यही एक है जो कि नेग्लिजिबल। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, लिख तो दिए। नेग्लिजिबल मतलब ये मेरा श्रिंक करेगा ही नहीं। श्रिंक अगर नहीं करेगा तो हम लोग अलावेंस क्यों देंगे, तो नेग्लिजिबल करने का मतलब अलावेंस नहीं देंगे। क्यों अलावेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये श्रिंक ही नहीं कर रहा है। तो ये श्रिंक नहीं करता, याद रखना, ये एक मेटल एलिमेंट होता है जिसकी श्रिंक नहीं करता है। श्रिंक नहीं हो रहा तो अलावेंस नहीं देंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सेप्ट बिस्मथ, मेरा मतलब आउट ऑफ दे देगा, 4 का ऑप्शन देगा, जैसे स्टील दे देगा, कास्ट आयरन दे देगा, रोट आयरन दे देगा, और देगा बिस्मथ। जो बोलेगा किसमें मेरा नेग्लिजिबल श्रिंकेज अलावेंस होता है, फिर किसमें अलावेंस नहीं देते हैं, या जी किसमें मेरा श्रिंक नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा मेरा बिस्मथ। सेकंड हम लोग बात करते हैं आपका वाइट मेटल के बारे में। वाइट मेटल एलॉय, जिसको हम लोग यूज करते हैं बर्तन बनाने में, घरों में, ठीक है। वाइट मेटल एलॉय, ये मेरा टीन बेस्ड एलॉय होता है, टीन बेस्ड एलॉय होता है।
अगर बात करेंगे इसमें मेरा कितना हो जाता है, मेरा अलाउंस हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, ये देते हैं हम लोग 5 mm पर मीटर। इसका समझ आया ना, इसका मतलब क्या 5 mm पर मीटर, इसका मतलब ये बोल रहा है ना कि 1000 mm में 5 mm का इसमें अलाउंस देते हैं। जब भी बिस्मत होगा तो मुझे पता रहेगा, देखो मेरी बात, अगर मान लो इस तरह का प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं और मुझे पता कि व्हाइट मेटल का मुझे बना रहे हैं और ये मेरा पैटर्न है, ठीक है, ये हम लोग पैटर्न बना रहे हैं और मैं पहले बोल दिया कि भाई मुझे 20 mm का चाहिए कास्ट प्रोडक्ट। कितना mm का चाहिए? 20 mm का चाहिए। तो हम लोग पैटर्न कितना देंगे भाई? 5 मेरा तो mm इसमें मेरा अलाउंस देना ही पड़ेगा क्योंकि 5 mm कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो अलाउंस 5 mm क्यों दे रहे हैं अलाउंस? क्योंकि 5 mm कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए 5 mm पहले बढ़ा दिए हम लोग। तो मुझे पता है कि अगर मुझे 20 चाहिए तो पैटर्न हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे? ये जो पैटर्न देने वाले हम लोग 25 देने वाले हैं। 25 mm का पैटर्न बनाएंगे क्योंकि जैसे हम लोग मोल्टेन मेटल पोर करेंगे तो पोर करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा? इस तरह करके आ जाएगा, मेरा कुछ इस तरह आएगा और इसका जो लेंथ रहेगा ये मुझे मिलेगा ओनली 20 mm। 5 mm श्रिंक कर जाएगा, 5 mm श्रिंक कर जाएगा। तो ये अगर पता रहेगा तभी ना, पता रहेगा तभी तो हम लोग कर सकते हैं ना कि भाई 5 mm का है। तो बोला है कि भाई व्हाइट मेटल का मुझे बनाना है 20 mm को, 20 mm लेंथ का एक बड़ा प्रोडक्ट। मान लो ये हम लोग इस तरह का कोई जो है 20 mm का बना रहे हैं, मुझे पता है कि मेरा व्हाइट मेटल का बनाया जा रहा, व्हाइट मेटल में 5 mm का अलाउंस प्रोवाइड करता है, मतलब 5 mm ये श्रिंक कर जाएगा। तो हम लोग पहले से 5 mm बड़ा करके बनाएंगे। जैसे हम लोग बड़ा करके सोलिडिफाई करेंगे, सोलिडिफिकेशन के थ्रू, चाहे मेरा लिक्विड श्रिंकेज रहे या सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज रहे या फिर सॉलिड श्रिंकेज रहे, तीनों श्रिंकेज के चलते मेरा घट 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 के इतना आ जाएगा और मुझे इतना ही चाहिए, 20 mm मुझे मिल गया। तो अगर पता रहेगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा पैटर्न को कितना बड़ा मुझे देना है, यानी पॉजिटिव अलाउंस कितना देना है। समझ आया? तो ये चीज़ से मुझे इतना हेल्प करता है, इसीलिए ये सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जब हम लोग कास्टिंग करते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज़ को मैं हटा के इसके बारे में लिख देता हूँ। अब तो दिक्कत नहीं होगा कि क्यों ये चीज़ आप लोग को पूछता है एग्जाम में और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है 5 mm पर मीटर में, यानी 1000 mm में। बात करते हैं थर्ड का। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे कास्ट आयरन के बारे में। कास्ट आयरन में जो अलाउंस होता है वो दिया जाता है 10 mm, मतलब कास्ट आयरन मेरा और श्रिंक करता है, 10 mm तक श्रिंक कर जाता है, इसलिए 10 mm हम लोग अलाउंस देते हैं। कास्ट आयरन के बाद आ जाता है मेरा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मेरा और श्रिंक करता है अराउंड 30 mm, और ये मेरा फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, अराउंड हम लोग लेके चलते हैं। एल्युमिनियम के बाद जाता है मेरा ब्रास। क्या जाता है? मेरा ब्रास आ जाता है। ब्रास मेरा लगभग अराउंड 15 mm पर मीटर के अप्रोक्स में ये मेरा, इसमें इतना अलाउंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ब्रास के बाद जाता है मेरा कॉपर। क्या जाता है? मेरा कॉपर। कॉपर के बाद आ जाएगा मेरा स्टील, और स्टील के बाद मेरा आ जाएगा, इसको मुझे थोड़ा सा श्रिंक करना पड़ेगा बिकॉज ये काफ़ी मुझे जगह नहीं मिला, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। मैं पूरा कोई छोटा कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं और ऊपर ले जाते हैं थोड़ा इसको। ठीक है, हो जाएगा इतना में। ठीक है, स्टील देखेंगे और स्टील के बाद हम लोग देखेंगे जिंक और लेड का लगभग एक जैसा होता है, लेड। तो कॉपर में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, अप्रोक्स हम लोग इसमें करते हैं 16 mm अप्रोक्स पर मीटर। 1 मीटर में यानी कि 1000 mm में 16 mm का अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 16 mm का इसमें श्रिंकेज देखने को मिलता है पर 1000 mm में। ठीक है, तो हम लोग 2000 लेंगे तो 16 दूनी के 32 इस तरह जाएगा मेरा। तो स्टील में अगर बात करेंगे तो इसमें 20 mm का मुझे देखने को मिलता है श्रिंकेज, यानी अलाउंस इतना देंगे। और जिंक लेड में अलाउंस जो प्रोवाइड करते हैं 24 mm प्रोवाइड करते हैं पर 1000 mm या फिर 1 मीटर में। ये कुछ हो गया। एक मैं याद कर आप लोग को बता देता हूँ, एक आपका क्वेश्चन पूछा था आईआईटी शायद गेट का 2014 में या फिर 16 में पूछा था। ऑप्शन दिया था आपका कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, ब्रास और आपका स्टील, और बोला था इसमें से सबसे ज़्यादा अलाउंस कितने प्रोवाइड करता है, श्रिंकेज अलाउंस इसके ज़्यादा किसका होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑब्वियसली मेरा हो जाएगा स्टील, क्योंकि स्टील का मुझे ज़्यादा अलाउंस इनसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था इसको। ठीक है, तो ऐसे आपको पूछा जाएगा इसमें। चलिए, तो यहाँ से अच्छा ये चीज़ हो गया। मैं आपको ट्रिक एक बता देता हूँ जो मे भी आप लोग को याद यहाँ पे आ जाए। ट्रिक, क्योंकि इसको आपको सीक्वेंस याद रखना। अच्छा सर, क्या मुझे पूरा याद रखना पड़ेगा? किसी में 5 mm का देंगे, किसी में 10 mm का देंगे? नहीं, इतना आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। आपको बस सीक्वेंस याद रखना है कि किसके बाद कौन आएगा। इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसका ट्रिक ये है कि बबलू और डब्लू 2 भाई था, बबलू एंड डब्लू 2 भाई था। उन दोनों को एक केब आया, केब मीन्स कार आया, केब आया, और केब आके उन लोग को सेंट्रल स्कूल ले गया। सेंट्रल स्कूल ले गया यानी कि एलई या फिर जेड। मैंने क्या कहा कि भाई ये मेरा एक कोई भाई है, दोनों बबलू
बबलू, एक कार्टून भी चलता बबलू डब्लू, है ना। तो बबलू और डब्लू ये दोनों मेरा भाई था, दोनों भाई समझ लो। दोनों भाई को केब आया, ठीक है, केब, दोनों भाई को केब उठा के, यानी कि भाई केब वो स्कूल का केब था, आया और उन लोगों को कहाँ ले गया, कौन सा स्कूल ले गया, उन लोग को ले गया सेंट्रल, सेंट्रल स्कूल, स्कूल L4 ले गया, ले जाता, सेंट्रल स्कूल ले गया, ठीक है। तो यहाँ से B फॉर बबलू, है ना, आई मीन B फॉर आ जाएगा मेरा बिस्मत, Y फॉर आएगा व्हाइट मेटल, C फॉर आएगा कास्ट आयरन, A फॉर आएगा एल्युमिनियम, B फॉर आएगा ब्रास, C सेंट्रल फॉर C फॉर आ जाएगा यहाँ पे क्या, C फॉर आ जाएगा आपका ब्रास हो गया, फिर आ जाएगा कॉपर, S जो स्कूल है, स्कूल से आ गया मेरा स्टील, और ले गया L, ले गया, ले से आ गया लेड और जिंक। तो ये आप ट्रिक याद कर सकते हो कि बबलू डब्लू को केब से सेंट्रल स्कूल ले जाया गया। तो ये भी आप लोग ट्रिक यूज कर सकते हो, अगर आप लोग के लिए यूजफुल रहा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग याद कर सकते हो। मुझे लगा आप लोग के लिए एक ट्रिक बना दिया जाए, ये मैं आप लोग को सोच के बनाया कि मैं भी, क्योंकि ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है आप लोग को, क्योंकि मैंने जैसे कहा यहाँ से डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि आउट ऑफ 4 में किसका श्रिंकेज अलाउंस ज़्यादा होता है, तो आप इस तरीके से इसको आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब मैं एक मिथ आपको बना देता हूँ, मिथ आपको क्लियर करा देता हूँ कि माना जाता है कि जो आपका ग्रे कास्ट आयरन होता है उसमें हम लोग पॉजिटिव अलाउंस देते हैं। पॉजिटिव मतलब आप समझो, नेगेटिव देते हैं, सॉरी, नेगेटिव मतलब वो मेरा श्रिंक नहीं करके एक्सपेंड करता है। अभी तक हम लोग क्या समझे कि जो भी मेरा मोल्ड कैविटी में जब हम लोग मोल्टेन मेटल को डाल देते हैं तो मेरा श्रिंक कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, मेरा वॉल्यूम रिडक्शन हो जाता है, वॉल्यूम मेरा घट जाता है, वॉल्यूम मेरा घट जाता है, श्रिंक कर जाता है। लेकिन बोल रहा कि भाई जो ग्रे कास्ट आयरन होता है ना, ग्रे कास्ट आयरन, इसमें जब हम लोग मोल्टेन मेटल को डाल के सोलिडिफाई करते हैं तो मेरा एक्सपेंड कर जाता है, मतलब ये मेरा और बड़ा हो जाता है। लेकिन ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक्सपेंड भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। और जब हम लोग पूरा का पूरा समअप लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, तो जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट मुझे मिलता है वो मेरा कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। इट मीन जो हम लोग अलाउंस देंगे, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अलाउंस के लिए हम लोग पैटर्न को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे हम लोग। तो यहाँ भी हम लोग पॉजिटिव ही अलाउंस लेते हैं, ना कि नेगेटिव अलाउंस लेते हैं। गेट में एक बार सुधार किया था, गेट में एक बार जो है आपका शायद ये 2016 का बात है, हाँ 2016 का बात है, IIT जब क्वेश्चन सेट किया था तो पहले ये माना था कि जो आपका कास्ट आयरन होता है, ग्रे कास्ट आयरन होता है, ये क्या होता है, एक्सपेंड करता है। लेकिन उसके बाद ये भी सुधार कर लिया था कि नहीं, इसमें एक्सपेंड नहीं करता, चूंकि एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फाइनल जो रिजल्ट मुझे मिलता है वो इसमें रिडक्शन ही होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, ये भी घट जाता है, ये भी श्रिंकेज हो जाता है। और जिसके चलते मेरा पैटर्न को बढ़ा देना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव अलाउंस देंगे, यानी कि पैटर्न को बढ़ा लेंगे। समझ आया? इस चीज को आप लोग ध्यान है। आपको क्या लेना है, आपको लेना है नेगेटिव अलाउंस, सॉरी नेगेटिव लेना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है, यानी कि पॉजिटिव अलाउंस देंगे हम लोग। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा लिखा देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा था। ये कॉन्ट्राडिक्ट था, इसीलिए मैंने आपको स्पेशल बता दिया। मैं ये बोला जो आपका ग्रे कास्ट आयरन हो जाता है, ग्रे कास्ट आयरन, इसमें हम लोग नेगेटिव अलाउंस नहीं लेंगे, नॉट कंसिडर करेंगे, है ना, नॉट कंसिडर नेगेटिव श्रिंकेज अलाउंस। ठीक है, हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, वी टेकन, या फिर टेकन, हम लोग टेकन करेंगे पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस, पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस लेंगे। मतलब कहने का मतलब सिंपल जान लो कि पैटर्न को हम लोग बड़ा बनाएंगे, यानी पैटर्न का साइज हम लोग क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है, बढ़ाएगा, पैटर्न का साइज बढ़ेगा, पैटर्न का साइज हम लोग बड़ा करेंगे। समझ आया कि नहीं? ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, एक्सपेंड भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है। मतलब कहने का मतलब देखो इस तरह का, -2 हुआ, +3 हुआ, -2 हुआ, +4 हुआ, ओवरऑल जोड़ के आप देखोगे तो माइनस मेरा 4 आया, लेकिन पॉजिटिव मेरा 7 आया, तो मेरा फाइनल रिजल्ट मेरा पॉजिटिव में ही निकला। इस तरह कुछ होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन फाइनल जब मुझे समअप निकालते हैं तो मुझे देखने को क्या मिलता है कि श्रिंकेज ही होता है, श्रिंकेज ही ज़्यादा मेरा होता है। इसीलिए आपको क्या लेना, आपको लेना है मेरा कि इसमें जो मेरा अलाउंस देंगे वो मेरा कैसा अलाउंस देंगे, हम लोग देंगे पॉजिटिव श्रिंकेज, यानी कि पॉजिटिव अलाउंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, पैटर्न का साइज हम लोग बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए इसको रहने दीजिए, ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ कि पैटर्न जो हम लोग लेते हैं, पैटर्न हम लोग
बिगर लेंगे, इससे आप लोग समझिएगा। पॉजिटिव हम लोग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, ये तो हम बोल ही दिए पॉजिटिव स्ट्रिंग अलाउंस देंगे, ठीक है, पॉजिटिव अलाउंस, ठीक है। चलो भाई, बात आता है सर कास्ट, ग्रे कास्ट आयरन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन पाया जाता है वो कार्बन पाया जाता है आपका, कार्बन का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ग्रे कास्ट आयरन में, सॉलिड का बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रे आयरन को ऐसे भी हम लोग जो कास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले पोर में डालते हैं मेल्ट करके, फिर वो सॉलिडिफाई होता है। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में रहता है ना, तो सॉलिड स्टेट में जो इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है वो स्ट्रक्चर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ पाया जाता है ग्रेफाइट फ्लेक्स, और उस ग्रेफाइट फ्लेक्स के चलते ये इसका जो आपका अंदर का स्ट्रक्चर होता है पोरस हो जाता है। पोरस मीन्स कैसे, गद्दा जो आपका सोफा रहता है, सोफा में अगर आप बैठते हो तो आप जंप करते हो ना, क्योंकि वहां पे जो आप देखते हो जो रुई अंदर रहता है वो मेरा बहुत ज्यादा पोरस रहता है। पोरस के चलते इसमें मुझे डैम्पिंग कैपेसिटी या फिर वो जंप करता है, तो इसमें एक खास प्रॉपर्टी पाया जाता है ग्रे कास्ट आयरन, दैट इज कॉल्ड योर डैम्पिंग कैपेसिटी। और इसी डैम्पिंग कैपेसिटी के चलते हम लोग इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है लेथ बेड वगैरह में, क्योंकि लेथ बेड रहे या फिर रोड रोलर रहे, वो डैम्पिंग कैपेसिटी को रहे, अगर जोर से आप बैठोगे सोफा में तो आपको चोट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो डैम्पिंग कैपेसिटी है, ऑब्जॉर्व कर लेता है एनर्जी को, लोड को, जो झटका आता है लोड को, जो आपका जो झटका लगता है झटका को एब्जॉर्व कर लेता है, आपके शरीर तक पहुंचने नहीं देता है, तो वो कहलाता है मेरा डैम्पिंग कैपेसिटी। ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट का कास्ट आयरन के अंदर जो कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ पाया जाता है ग्रेफाइट फ्लेक्स, और ग्रेफाइट फ्लेक्स से इसका जो स्ट्रक्चर होता है पोरस बन जाता है, और उस पोरस के चलते इसमें पाया जाता है काफी अच्छा प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड योर डैम्पिंग प्रॉपर्टी। तो चलिए अब इसके बारे में भी मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी मैं भी आपसे क्वेश्चन में भी नहीं पूछा ही जाता, जो मैं बता रहा हूँ वो पूछा गया तभी मैं बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा रहा था कि भाई ग्रे कास्ट आयरन में, मैं यहीं से कर देता हूँ, ग्रे कास्ट आयरन जब मेरा सॉलिड होता है, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेरा पोरस होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बन रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स में पाया जाता है, और इसी के चलते इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, पोरस हो जाता है, और पोरस के चलते इसमें काफ़ी अच्छा मुझे पाया जाता है डैम्पिंग कैपेसिटी। क्या पाया जाता है, डैम्पिंग कैपेसिटी, और इसी के चलते इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, मशीन बेड में। मशीन का जो बेड बनाया जाता है ना, लेथ मशीन पर बेड, क्योंकि उसके ऊपर मेरा टोटल का लोड पड़ा रहता है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, टूल पोस्ट, सभी चीज़ उसी के ऊपर रहता है। उसी में हम लोग कास्टिंग करते हैं, शेपिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, थ्रेड कटिंग करते हैं, बोचिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, ये सभी प्रोसेस हम लोग उसी के ऊपर कर रहे हैं। क्यों, ताकि कितना झटका लगे ना को पूरी तरह से टूटे ना और उसको बेस को मजबूत रखे, समझ आया। तो ये मेरा ड्यू टू डैम्पिंग कैपेसिटी, और ये मिलता क्यों है, क्योंकि मेरा ग्रेफाइट कास्ट आयरन में जो कार्बन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स, और इसके चलते मेरा स्ट्रक्चर पोरस हो जाता है। इसका भी आप लोग को ध्यान रखना। और दूसरा चीज़ आप समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग नेगेटिव श्रिंकेज अलाउंस को नहीं लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, जो मैंने बात किया फिगर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। और एक चीज़, क्योंकि एक होता है एक्सटर्नल अलाउंस, एक होता है इंटरनल अलाउंस, तो उसको हम लोग समझेंगे एक फिगर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक सेकंड, इस तरह करके मेरा एक स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ करके है, ठीक है, ऐसा मुझे एक कास्ट मिला, ये मेरा कास्ट प्रोडक्ट है, दिस इज योर कास्ट प्रोडक्ट। कास्टिंग आपको पता है, जब उनको प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो मैं ये बोल रहा था कास्टिंग है, और हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग स्टील का बना रहे हैं, किसका एग्जाम्पल हम लोग लिए, स्टील का। और मैंने जैसे आप लोग को बताया कि स्टील में हम लोग कितना अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, तो सर आपने कहा था 20 mm पर मीटर, 20 mm पर मीटर, यानी कि 1000 mm में 20 mm का हम लोग अलाउंस देंगे। अलाउंस देंगे मतलब 20 mm श्रिंक करेगा। तो अगर हम लोग 100 में निकालना चाहेंगे तो कितना हो रहा है,
100 में मेरा 2 mm का अलाउंस देखने को मिलता है। तो अगर इसका लेंथ हम लोग मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक मेरा 100 mm का है, 100 mm का प्रोडक्ट मिला है, तो आप ही बोलो अगर 100 mm का प्रोडक्ट मिला है तो पैटर्न कितना का लिए होंगे? तो आप बोलोगे सर 100 में 2 mm का अलाउंस हो रहा ना, यानी कि 102 लिए होंगे, क्योंकि 102 लेंगे तो श्रिंक होकर 100 हुआ। क्योंकि श्रिंक मुझे ये क्या बताता है, ये यही बता रहा है कि भाई 2 mm का श्रिंक मुझे देखने को मिलेगा हर 100 mm में, हर 100 mm में, 1000 mm में, हर 100 mm में 2 mm का मुझे क्या देखने को मिलेगा? श्रिंकेज देखने को मिलेगा। तो अगर ये 100 mm का है, इट मीन्स मेरा पैटर्न जो लिया गया था वो कितना लिया गया था? 102 लिया गया था, क्योंकि अगर 100 पैटर्न भी लिया गया है ना तब तो घट के 98 हो जाता, तो 102 लिया गया था। तो मैंने का और एक चीज बताया था कि जब मेरा अलाउंस होता है श्रिंकेज अलाउंस, वो वॉल्यूमेट्रिक अलाउंस होता है। मतलब अगर 2 मीटर यहाँ घटा होगा ना लंबाई में, तो उसका थिकनेस में भी 2 घटेगा और आपका चौड़ाई में भी 2 घटेगा हर जगह। तो अगर यहाँ भी हम लोग देखेंगे इस केस में, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा 50 था, कितना था मेरा? 50 हम लोग लिए। इट मीन्स हम लोग पैटर्न कितना लेंगे? 52 का लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है ये 100 ना लेके कितना लिया होगा पैटर्न हम लोग लिए होंगे 102 लिए होंगे। ये 50 ना लेके यहाँ पे लिया होगा कितना? देखो यहाँ पे चूंकि 20 mm का हो रहा तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, 52 एक्चुअली नहीं होगा। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इस तरीका से निकाल सकते हैं भाई, 50 × 20 डिवाइड बाई हम लोग करेंगे, एक सेकंड मैं इसको इरेज करके कंप्लीट दिखा देता हूँ कैसे हम लोग अलाउंस फाइंड कर सकते हैं कि कितना मेरा आया है। तो जैसे 100 के लिए निकाल रहे हैं तो 100 हो गया मेरा, कितना 20 mm का यहाँ पे अलाउंस हम लोग दे रहे हैं तो 20 लिखेंगे, और पर 1 मीटर में यानी कि 1000 mm में, तो mm में सब ले रहे तो 1000 में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ से 2 0 कटा, 2 0 कटा और 1 कटा और 1 कटा, मतलब यहाँ से 1 मुझे मिला। क्या मुझे मिला? 1 और 1 2 मिला, 2। इट मीन्स पहले 100 था, इट मीन्स हम लोग कितना लेंगे यहाँ पे? 102 लेंगे। मेरा पैटर्न, ये मेरा पैटर्न का बात कर रहे हैं, ये मेरे किसका बात कर रहा है? पैटर्न का, TRN पैटर्न हम लोग कितना देंगे? 102 mm का हम लोग प्रोवाइड करेंगे, 102 mm का हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं जब मेरा 50 था, तो 50 के केस में देख रहे हैं तो 50 मेरा है, कितना अलाउंस हम लोग देते हैं? 20 अलाउंस देते हैं, कितना देते हैं? 1000 में देते हैं, 1000 में देते हैं। तो यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 खत्म हो गया, यहाँ से मेरा 5 दूनी के 10 यानी पूरी तरह से कट के मेरा 10/10 हो जाएगा, तो 1 आएगा, 1 आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 50 यूज करेंगे, 50 mm का यूज कर रहे थे हम लोग, क्या कास्ट मिला था, और यहाँ मुझे 100 mm का मुझे प्रोडक्ट मिला है, यानी कास्टिंग मिला है। कास्टिंग अगर हम मुझे 100 का मिला है तो 1 देंगे, यानी कि मेरा हो जाएगा 51 mm का। तो 51 mm का हम लोग पैटर्न लिए होंगे। ये हम लोग कितना पैटर्न लिए होंगे? 102 का लिए हैं, और ये कितना लेंगे हम लोग? 51 mm का पैटर्न लिए होंगे। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे थिकनेस का, तो थिकनेस मान लेते हैं ये हम लोग 80 ले लिए। कितना ले लिए हम लोग? 80। इसका 80 है, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा 80 mm। तो फट से तो लगा दिए हम लोग अकाउंट, तो 80 में कितना निकालेंगे? ये कैसे निकाल सकते हैं? इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा था। तो 80 लिए कितना यूज़ किया होगा? यहाँ में हम लोग बात करेंगे 80 × 20 हम लोग अलाउंस देंगे, और 1000 mm, क्योंकि सबको हम लोग mm में ले रहे हैं, तो 1 मीटर को भी 1000 से कर रहे हैं कन्वर्ट। तो 2 से 2 कटा यहाँ से, और एक मेरा कट गया यहाँ, तो कितना आ जाएगा? 8 2 जा आ जाएगा 16, और बाई 10 आ जाएगा। इट मीन्स आ जाएगा मेरा 1.6। मतलब ये हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे? अगर हम लोग 80 mm का लिए थे, क्या अगर मुझे कास्टिंग मिला है 80 mm का, तो पैटर्न कितना लिए होंगे? हम लोग लिए होंगे 81.6 mm का हम लोग पैटर्न लिए होंगे। यानी कि हम लोग पैटर्न कितना लिए होंगे? 81.6 mm का लिए होंगे पैटर्न। तो सभी तरफ मेरा इंक्रीज हो रहा, कितना परसेंट से? 20 mm, तो सभी में 20 mm का हम लोग परसेंट है। उसी तरह परसेंटेज अगर बोले 3%, तो सभी में 3% का अलाउंस करेंगे, बढ़ा देंगे। 2% बोला तो सभी हम लोग 2% का बढ़ा देंगे। तो कोई भी अगर न्यूमेरिकल में आएगा इस तरह करके 100 mm × 100 mm × 50 mm का अलाउंस दे रहे हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, और 3% का मेरा अलाउंस हम लोग दे रहे हैं, तो सब में 3% का अलाउंस हम लोग बढ़ा देंगे। समझ आया? किसमें? पैटर्न में बढ़ा रहे हैं। ये तो मेरा कास्टिंग का दिया रहेगा, ये हम लोग कास्टिंग का दिया रहेगा, पैटर्न में बढ़ जाएगा क्योंकि पैटर्न हम लोग बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। लेकिन क्या मुझे बताना यही मेरा मकसद था? नहीं, ये मकसद नहीं था, ये तो आपको पता है। ये सभी हम लोग देख रहे थे एक्सटर्नल का बात कर रहे थे, हम लोग बात करेंगे इंटरनल का। तो ये सभी चीज को मैं इरेज कर लेता हूं। जिस बच्चा को लिखना उस बच्चा इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पे लिख देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं और एक चीज को आप लोग को बताने वाला हूं, और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। क्या मैं बताने वाला, इस पॉइंट को ध्यान से सुनो। यहां जो मैंने बात किया था 80 से 81 गए, ये ध्यान रखना ना, ये मेरा पीला वाला पैटर्न का है, और जो 100 mm है ये मेरा किसका है? ये मेरा है आपका कास्टिंग का।
तो इससे आप लोग पकड़ लेना, ठीक है। ग्रीन वाला मेरा कास्टिंग का, इसको मैं ग्रीन से ही कर देता हूँ। ये मेरा क्या कास्टिंग का है और पी मेरा पैटर्न का है, इतना हम लोग बड़ा करके लिए। बट ये एक्सटर्नल डायमेंशन का है, ये मेरा एक्सटर्नल डायमेंशन है। इंटरनल डायमेंशन जैसे कि मान लेते हैं इसके अंदर एक मेरा इस तरह करके हॉल था, इस तरह करके मेरा हॉल था, और इसका हम लोग डायमीटर, इंटरनल डायमीटर हम लोग कितना ले रहे हैं, 20 mm ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 20 mm का ले रहे हैं। अब बताइए यहाँ क्या होगा, चूंकि मेरा बात समझो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, सबको अंदर की ओर खींच रहा है। जब सोलिफाई हो रहा है, जब मोल्टन मेटल को हम लोग सोलिफाई करते हैं, ठंडा करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो खींच रहा है, मतलब आउटर पार्ट से खींच रहा है। तो यहां से भी इसको ना चारों तरफ से खींचेगा, मतलब कुछ ऐसे करके जाएगा, ये भी इस तरह करके खींचेगा, इस तरह करके खींच रहा है, ऐसे करके खींचेगा। तो हम लोग क्या होगा, इन द डे जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये तो पार्ट मेरा छोटा हो गया, ये यहाँ से छोटा होके इस तरह छोटा होके छोटा होके छोटा होके ऐसे कुछ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वो। लेकिन ये हॉल मेरा क्या होगा, हॉल मेरा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा अंदर की तरफ वो खींचेगा, तो हॉल मेरा बड़ा होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग क्या समझे कि बाहर में आउटर डायमेंशन पे क्योंकि छोटा हो रहा तो हम लोग पॉजिटिव अलाउंस देंगे, लेकिन अंदर में ये मेरा बड़ा हो रहा तो छोटा हम लोग करके देंगे, छोटा देंगे। मुझे पता है कि मेरा बड़ा होकर बड़ा हो जाएगा तो छोटा देंगे, मतलब अंदर में हम लोग क्या देंगे, नेगेटिव अलाउंस देंगे, और बाहर में हम लोग पॉजिटिव अलाउंस देंगे। बाहर में हम लोग बड़ा करेंगे और छोटा, अंदर में हम लोग छोटा रखेंगे। समझ आया मेरी बात? तो यहां मैं ये बोल रहा था, यहां मैं आपको लिखा देता हूं कि भाई इन द केस ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन, एक सेकंड यहां मैं नहीं लिखाता हूं, यही लिखा दो, ठीक है। एक्सटर्नल डायमेंशन मेरा श्रिंक कर रहा है, क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। श्रिंक अगर कर रहा है तो हम लोग अलाउंस क्या करेंगे, पैटर्न को बड़ा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहां देते हैं पॉजिटिव अलाउंस, पॉजिटिव अलाउंस या फिर पॉजिटिव पैटर्न डायरेक्ट लिख देते हैं। पैटर्न को पॉजिटिव करेंगे, बड़ा करेंगे, अलाउंस हम लोग पॉजिटिव देंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे क्या, इंटरनल डायमेंशन का, किसका हम लोग बात करेंगे, इंटरनल डायमेंशन का, डायमेंशन का। तो इंटरनल डायमेंशन में क्या आ रहा है, वो मेरा एक्सपेंड कर रहा है, हॉल मेरा बड़ा हो रहा है, हॉल क्या हो रहा है मेरा, बड़ा कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो जब मेरा एक्सपेंड करेगा तो मुझे चाहिए था क्या, 20 mm का चाहिए था, लेकिन बड़ा होके कितना हो जाएगा, मान लो ये बड़ा होके मेरा हो गया कितना, 22 mm का हो गया। तो 22 mm का चाहिए हमको, 20 mm का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, और छोटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव पैटर्न को अलाउ करेंगे, नेगेटिव पैटर्न देंगे, या फिर नेगेटिव अलाउंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव अलाउंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग श्रिंकेज अलाउंस पॉजिटिव देंगे, SH श्रिंकेज अलाउंस पॉजिटिव देंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग श्रिंकेज अलाउंस क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। इसमें हम लोग श्रिंकेज अलाउंस नेगेटिव देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं आप लोगों को? बिल्कुल, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। मैंने सिंपल कहा कि इस तरह करके हम लोग लिए बीच में, चूंकि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट होके हो जाएगा मेरा छोटा, इतना छोटा हो गया, ऐसे छोटा हो गया, छोटा हो गया। जब हम लोग सॉलिडिफाई किए तो मेरा छोटा हो गया, तो हम लोग पैटर्न को बड़ा करना पड़ेगा। तो पैटर्न को बड़ा करना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा, तो पॉजिटिव पैटर्न को बड़ा किए। तो इंटरनल डायमेंशन किस केस में मेरा, जब हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी, एक्सटर्नल डायमेंशन के केस में, एक्सटर्नल डायमेंशन केस में, इंटरनल डायमेंशन के केस में जब ये श्रिंक करेगा तो ये फेल की ओर मेरा बड़ा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। लेकिन हमको क्या करना, छोटा देंगे ना, तो यहाँ हम लोग नेगेटिव यहाँ पे अलाउंस करेंगे, नेगेटिव अलाउंस देंगे कि ये मेरा एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन पैटर्न हमको छोटा बनाना है ना, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या देंगे, नेगेटिव पैटर्न या फिर हम लोग नेगेटिव अलाउंस को प्रोवाइड करेंगे। ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो आगे चलकर हम लोग और यहाँ पे बात करेंगे और आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, और जिनको समझ नहीं आया उसको वीडियो को और एक बार देखना है, 100% यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग टोटल चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिए। नाउ जो मैंने कहा उस चीज़ को अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, लिखवा देते हैं। उस चीज़ को मैं यहाँ पे फटाफट यहाँ पे लिखवा देता हूँ आप लोग को, ठीक है।
उस चीज़ को यहाँ मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखवा देते हैं। तो भाई हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले हम लोग बात किए श्रिंकेज अलाउंस का। आज हम लोग पढ़े श्रिंकेज अलाउंस के बारे में। याद होगा पूरा का पूरा डेडिकेटेड क्लास हम लोग का था। पैटर्न पढ़े, फिर हम लोग टाइप ऑफ अलाउंस देखे, और आज हम लोग पढ़े थे श्रिंकेज अलाउंस के बारे में। टोटल श्रिंकेज अलाउंस देखे, जब हम लोग मोल्टन मेटल को पोरिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर में ला रहे हैं तो कब कैसे कैसे वो श्रिंक कर रहा है उसके बारे में स्टडी किए। तो पूरा का पूरा क्लास हम लोग का श्रिंकेज था, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का श्रिंकेज अलाउंस ही है। ये मत समझिएगा कि आगे वाले क्लास में बाकी सब में 1 घंटा का क्लास होगा, 1.5 घंटा क्लास होगा, बाकी सबको एक ही क्लास में टोटल में करा दूंगा क्योंकि वो छोटा है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा श्रिंकेज अलाउंस है, इसीलिए हम लोग श्रिंकेज अलाउंस को ज्यादा डीपली करके यहाँ पे हम लोग पढ़ें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं श्रिंकेज अलाउंस का। थोड़ा मैं लिखा देता हूं श्रिंकेज अलाउंस के बारे में। श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है? श्रिंकेज अलाउंस हम लोग क्या देखें कि भाई ड्यूरिंग दी सोलिडिफिकेशन, चाहे तो आप लोग भी लिखो, ठीक है, ड्यूरिंग दी सोलिडिफिकेशन ऑफ द मेटल, कहाँ से? फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, दैट इज सॉलिड मतलब पोरिंग टेम्परेचर से, यानी कि दैट इज फ्रॉम पोरिंग टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मटेरियल विल गेट श्रिंक। बस मैंने यहाँ के क्या कहा? मैंने यहाँ पे सिंपल यही कहा कि भाई ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल, जब हम लोग मेटल को सॉलिडिफिकेशन करते हैं, कहाँ से? लिक्विड से सॉलिड स्टेट तक। लिक्विड मतलब पोरिंग टेम्परेचर में लिक्विड है, ठीक है, पोरिंग टेम्परेचर लिक्विड है, वहां से हम लोग जाते हैं रूम टेम्परेचर, जब तक वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं हो जाता है तो मेरा मटेरियल क्या था? श्रिंक करता है। अब ये 3 फेज में करता था, लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज। तो तीनों के बारे में मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सॉलिड श्रिंकेज के बारे में, सॉरी लिक्विड श्रिंकेज के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट देख लिखेंगे, the amount of material which shrink in liquid state is known as liquid shrinkage। हम लोग बात किए थे ना कि जब अमाउंट ऑफ मटेरियल विच श्रिंक इन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट में मटेरियल मेरा श्रिंक करता है उसको हम लोग लिक्विड श्रिंकेज कहते हैं। यहाँ देखो फेज में हम लोग बात किए थे, फेज डायग्राम में, एक सेकंड कहाँ था मेरा फेज डायग्राम में, यहाँ पे हम लोग बात किए थे, एक सेकंड यहीं कहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो आप देखो लिक्विड स्टेट में जो श्रिंक कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते थे? लिक्विड श्रिंकेज, जो कि कंपनसेट होता था राइजर के थ्रू, जब मेरा ठंडा हो रहा है, उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा है अमाउंट ऑफ मटेरियल विच श्रिंक इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड श्रिंकेज। सेकंड, द अमाउंट ऑफ मटेरियल विच shrink in which get shrink in solid state, एक सेकेंड सॉलिडिफिकेशन स्टेट अभी करते हैं, है ना, विच श्रिंक इन सॉलिडिफिकेशन स्टेट is known as solidification shrinkage।
ठीक है। द अमाउंट ऑफ मटेरियल विच गेट श्रिंक इन सॉलिडिफिकेशन स्टेट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। आप यहाँ पे देखो, फिर से फिगर में हम लोग चलेंगे तो मैं एक बात यहाँ पे बीच में जो है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, जो सॉलिडिफिकेशन में मेरा श्रिंक कर रहा था, जब मेरा फेज ट्रांसफर कर रहा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तब मैं भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो इस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। इस चीज़ को मिटा लीजिएगा, इस चीज़ को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे मैं मिटा के यहाँ पे बना देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे आया ऐसे करके एंड देन यहाँ पे गया स्टेट जाता था, फिर यहाँ पे ऐसे आता था, ठीक है, ओके। और ये मेरा कहलाएगा क्या, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये हो जाता मेरा सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, जब मेरा सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे श्रिंक किया मटेरियल। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट वाला पार्ट, सॉलिड वाला पार्ट। तो फिर से हम लोग लिखेंगे, वाइट से ही लिखते हैं, ठीक है, वाइट से ही लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ मटेरियल, द अमाउंट ऑफ मटेरियल which get shrink in solid state is known as, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, is known as solid shrinkage। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड श्रिंकेज बोलते हैं। तीनों हम लोग समझ गए। सॉलिड में जो फाइनली मेरा फ्रीजिंग पॉइंट से एम्बिएंट टेम्परेचर तक आता है, इसको हम लोग बोलते थे सॉलिड श्रिंकेज। जिसको कंपनसेट कौन करता था, इसको कंपनसेट करता था मेरा पैटर्न। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा मेरा किसको आपका कंपनसेट करता था, उसके बारे में लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे मेरा बोथ लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज आर compensated by किसके द्वारा, राइजर, बाय प्रोवाइडिंग, यहां लिख देते हैं बाय प्रोवाइडिंग राइजर को प्रोवाइड करके जो श्रिंक करता था उसका भरपाई कर देते थे, क्योंकि ये सबसे लास्ट में मेरा सॉलिड स्टेट में आता था, यानी कि सॉलिडिफाई होता था। एंड दे विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग। वॉल्यूम मतलब एक तरफ नहीं, उसका लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब तरफ मेरा हम लोग को देखने को मिलेगा उसी तरह का, एक जैसा श्रिंकेज होगा। अगर घट रहा, श्रिंक कर रहा, तो जितना लंबाई घटा उतना चौड़ाई घटा, उसी के रेशियो में ये नहीं कि इधर मेरा 2 हुआ तो उधर भी 2 होगा, 2 नहीं होगा, 2 mm नहीं होगा। डिपेंड करता है कि जितना इसमें हुआ तो परसेंटेज के बेसिस पे। अगर मेरे देखो यहाँ पे बताया गया ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोला कि भाई मान लीजिए 200 mm का लंबाई लिए हैं, चौड़ा लिए हैं 5 mm का, तो 200 mm में अगर मेरा 2% घटा तो उस आपका 4 mm में भी 2% ही घटेगा। परसेंटेज मेरा सेम रहेगा, इसलिए कहा गया एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम। जो भी वॉल्यूम रहेगा उतना, अगर 2% अगर श्रिंक किया तो चारों तरफ मेरा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो हर जगह मेरा 2% ही वॉल्यूम मेरा घटेगा, श्रिंक करेगा, और उतना ही हम लोग अलाउंस भी देंगे। ये चीज हो गया ना। हम लोग बात करते हैं आगे, इसके आगे सॉलिड श्रिंकेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब दी सॉलिड श्रिंकेज, यानी कि सॉलिड श्रिंकेज, इसको है ना हम लोग कंपनसेट करते हैं राइजर के पैटर्न के थ्रू। तो श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज कैन बी, एक सेकेंड, कैन बी compensated by increasing the pattern size, ठीक है, या फिर the size of pattern in the form of pattern allowance
अलाउंसेस। कि मैंने यहाँ पे क्या कहा, सिंपल ये नहीं कहा कि सॉलिड श्रिंकेज जो होता है, जो लास्ट वाला हो जाता है, उसको कंपनसेट किसके किया जाता है, पैटर्न साइज को बढ़ा के, इन द फॉर्म ऑफ किसमें, इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न अलाउंस। पैटर्न अलाउंस तो साइज को बढ़ा के, उसी को कहा जाता है पैटर्न अलाउंस, वे साइज को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न अलाउंसेस, ठीक है, ओके। दिस अलाउंस हम लोग आगे लिखेंगे, दिस अलाउंस। अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपका सॉलिड श्रिंकेज का ही। तो चलिए मैं पीला सही लिख देता हूं, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहले तो मैं इसको हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। तो यहां हम लोग लिखेंगे दिस allowances can be expressed in term of linear dimension। ये भी बताने का जरूरत नहीं है, हम लोग बात किए थे ना कि भाई चेंज इन लेंथ जो होता है सॉलिड स्टेट में क्या हो जाता था, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कितना उसमें चेंज हो रहा था टेम्परेचर का, यानी कि आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर से एम्बिएंट टेम्परेचर, और जो लीनियर उसका डायमेंशन उसमें कितना चेंज हो रहा है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ हम लोग लीनियर डायमेंशन में ये मेरा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। लीनियर मतलब समझ में आ गया कि नहीं, यानी कि उसमें जो होता है एक जैसा लंबाई में, एक जैसा चौड़ाई में, मेरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन जो मतलब आई मीन कॉन्ट्रैक्शन जो करेगा। तो इन द फॉर्म ऑफ क्या हम लोग बोले, लीनियर डायमेंशन। एंड दिस वैल्यू विल एडेड फॉर लीनियर डायमेंशन of the casting only, ठीक है, ओके। नाउ यहां पे नोट करके दो चीज को मैं लिखाता हूं एंड देन हम लोग का आज का क्लास हो जाएगा खत्म। नोट में क्या, कास्ट आयरन वाला, ग्रे कास्ट आयरन वाला। पहला हम लोग क्या देखें कि भाई उसमें हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ना कि पॉजिटिव जो बोला जाता है कि भाई पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं। मैंने बोला जाता था भाई एक्सपेंड करता है, मतलब अगर मेरा इस तरह मटेरियल था ना, इस तरह मटेरियल था, जब सॉलिडिफाई हो जाएगा ना तो और मेरा बड़ा हो जाएगा, तो पैटर्न को छुटा लेंगे, ऐसा नहीं होता है, वो मेरा गलत बात है। क्योंकि मैंने कहा था, आपको बताया था कि होता होगा, आपको लेना क्या है, आपको लेना पॉजिटिव अलायंस, मतलब वो कॉन्ट्रैक्टिव का श्रिंक ही करता है। तो पहला नोट में हम लोग लिखेंगे कि ग्रे कास्ट आयरन हैव, अच्छा, और पोरस वाला भी लिख देते हैं, तो हैव पोरस स्ट्रक्चर, पोरस स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन रहता है वो ग्रेफाइट फ्लेक्स के फॉर्म में रहता है, ड्यू टू ग्रेफाइट फ्लेक्स, इसी के चलते सो ग्रे कास्ट आयरन में क्या आ जाता है, एक अच्छा प्रॉपर्टी आ जाता है जो कि कहा जाता है मेरा डैम्पिंग प्रॉपर्टी। तो इसके चलते मेरा डैम्पिंग प्रॉपर्टी आ जाता है, डैम्पिंग प्रॉपर्टी। जैसे गद्दे में कूदने से चोट नहीं लगता है कि पोरस रहता है, उसी तरह इसमें भी हम लोग अगर फोर्स हम लोग करेंगे तो फोर्स को ऑब्जर्व कर लेगा, चोट मुझे नहीं लगेगा। और इसी के चलते हम लोग इसका यूज़ क्या करते हैं, बेड वगैरह बनाने में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग नॉर्मली मशीन बेड इज मेड अप ऑफ, या फिर मेड बाय ग्रे कास्ट आयरन। और सेकेंड नोट हम लोग लेंगे क्या, या फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ नोट नंबर सेकेंड, कि जो मेरा ग्रे कास्ट आयरन, एक सेकेंड, द ग्रे कास्ट आयरन ऑल्सो पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस,
ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। हम लोग भी ग्रे कास्ट आयरन में क्या लेते हैं, पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस लेते हैं। नोट नंबर 3 और एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर इस सब सारे को मैं हटा देता हूँ। मैं कॉपी कर लिया हूँ। नोट नंबर 3 और लास्ट नोट हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। लास्ट नोट, नोट नंबर 3, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ द solid shrinkage, the solid shrinkage allowances which is given on pattern are positive for एक्सटर्नल के केस में, एक्सटर्नल डायमेंशन एंड नेगेटिव फॉर इंटरनल डायमेंशन। देखो जब भी पॉजिटिव बोलेगा ना, पॉजिटिव मीन्स क्या था, पॉजिटिव अलाउंस मतलब बड़ा करेंगे, पैटर्न को बड़ा कर रहे हैं, और नेगेटिव मीन्स पैटर्न को छोटा कर रहे हैं। पैटर्न को छोटा कर रहे हैं, पैटर्न को बड़ा कर रहे हैं। हम लोग क्यों समझे थे, क्योंकि जब हम मेरा यहाँ पे देखो एक चीज़ तो बड़ा समझ में आ गया कि भाई चूंकि श्रिंक कर जाता है, इसके चलते हम लोग पैटर्न को बड़ा करेंगे। लेकिन हॉल में क्या बात किए थे कि पहले मान लो देखते हैं, देखो ये मेरा ग्रीन वाला क्या, ग्रीन वाला हम लोग जब मेरा पैटर्न है, ठीक है, मतलब मेरा मोल्ड है, जब मेरा कास्ट नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरह से सॉलिडिफाई नहीं हुआ है। सॉलिडिफाई हो जाएगा तो सॉलिडिफाई के बाद क्या हो जाएगा, छोटा हो गया, सॉलिडिफाई का छोटा हो जाएगा। उसी तरह बात करता है हॉल का। हॉल मेरा पहले इतना बड़ा था, पहले मेरा इतना बड़ा था, लेकिन जब ये श्रिंक करेगा ना तो हॉल मेरा बड़ा हो जाएगा, हॉल मेरा और बड़ा हो जाएगा। ये देखो हॉल मेरा और बड़ा हो गया, ठीक है। ये देखो इसका मेरा लेंथ जो है, लेंथ मेरे पहले इतना था, लेकिन श्रिंक होने के बाद लेंथ मेरा क्या हो गया, घटा। लेंथ मेरा क्या हुआ, घटा, मेरा श्रिंक कर गया। लेकिन देखो यहाँ पे देखो पहले मेरा इतना हॉल था, हॉल का डायमीटर, अब हॉल का मीटर मेरा डायमीटर बढ़ा। तो अगर मेरा बढ़ा तो हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न को छोटा रखेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ लेंगे नेगेटिव इंटरनल डायमेंशन में। और यहाँ मेरा पैटर्न क्या, अगर छोटा हो गया, लेकिन मतलब सॉरी कास्ट प्रोडक्ट मेरा छोटा हो गया तो पैटर्न को हम लोग बढ़ा लेंगे। तो हम लोग एक्सटर्नल वाला, बाहर वाला में हम लोग पॉजिटिव करते हैं, मतलब पैटर्न को बढ़ा लेते हैं, लेकिन अंदर वाला में पैटर्न को छोटा लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा फैल ही जाएगा। तो बड़ा अगर हम लोग रखते रहेंगे तो और बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लो इतना बड़ा ले लेंगे, बड़ा ही कर देंगे, तो और क्या हो जाएगा, इतना और बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग और छोटा कर देते हैं। मुझे पता है कि आगे बढ़ेगा, इसलिए नेगेटिव में छोटा और इसको बड़ा, अंदर वाला छोटा, बाहर वाला बड़ा। क्लियर। तो ये हम लोग देखें कि एक्सटर्नल के केस में मेरा अलाउंस हम लोग लेते हैं क्या, पॉजिटिव, और इंटरनल के केस में अलाउंस लेते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब छोटा करते हैं, क्योंकि वो खींच जाएगा ना, समझ आ रहा है, खींच जाता है वो, तो मेरा बड़ा हो जाता है हॉल। तो छोटा करके रखते हैं, क्योंकि बड़ा तो होना ही होना है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो यहाँ मेरा हो गया आज के क्लास एंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का हो जाता है आज का क्लास एंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो आपका अलाउंस रहता है, वो सभी अलाउंस के बाद में बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अदर जो आपका अलाउंस होता है, ठीक है, अदर अलाउंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप सो क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आप लोग को कैसा लगा होगा। कहीं भी आपको टेलीग्राम रहे या फिर आप कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं मुझे बताइए, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और अच्छा मेहनत और कंटेंट लाने का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।